अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। दिल सुल्तान किस्त नंबर 27 ईशा रहमान। वो इसके हमरा बालाट के लिए निकल चुकी थी, जो कि तुर्की का खूबसूरत शहर है। रंगों से सजे घर, गलियां और मकामात इस जगह को मज़ीद पुरकशिश बनाते हैं। बालाट तुर्की का एक पुरकशिश और रंगीन हमसाया शहर। वो सर उठाए वहाँ की खूबसूरती और रंगों से भरपूर घर और गलियां देखती चहक रही थी। कितना खूबसूरत है ना ये। सुल्तान ने उसे देखा और दिल से खुश हुआ। एक ऑरेंज कलर के घर के साथ बने घर के करीब गाड़ी रुकी। उसकी हमरा एक कुशादा घर के सामने खड़ी थी। ये घर सफ़ेद और नीले रंग का था। ईशा ने घर के बाहर लगी नेम प्लेट को छुआ। वहाँ इसका नाम जगमगा रहा था, सराय महल, ईशा अब्दुल बारी, वडीना स्ट्रीट, नंबर 7, T15 बालाट। यहाँ मेरा भी नाम लिखा है। वो मुस्कुराई। वो नेम प्लेट पर लिखे अपने नाम की तरफ इशारा करती बोली, ये तुम्हारा घर है मेरी गुड़िया। वो इससे कुछ ही फासले पर खड़ा था। ईशा ने नफ़ी में गर्दन हटाई। ये हमारा घर है अब्दुल। उसने नेम प्लेट की तरफ इशारा किया जहाँ इसका नाम इसके शौहर समेत कलम बंद था। वो खुश थी। सफ़ेद रंग का वो कुशादा गेट खुला और वो कदरे खुले सरसब्ज़ लान और वहाँ लगे ढेर फूलों को देखकर खुलकर मुस्कुराई। सुल्तान उसे लिए घर दाखिल हुआ। लकड़ी का वो बना भूरे रंग का दरवाज़ा खोला। ईशा ने एक नज़र देखा और कुछ पल इसकी नज़रें न हटी। वो हैरानी और परेशानी से अंदरूनी मंजर देख रही थी। ये तो बिल्कुल वैसा है अब्दुल। ईशा ने तेज़ी से सुल्तान की तरफ देखा। वो शरीर सा मुस्कुरा रहा था। ईशा ने धीरे से आंखें बंद की और वो घर जो इसके ख्यालों में था, आंखें खोलते वो हकीकत में इसके रूबरू था। वो खुलकर हंसी और उछलती हुई अंदर दाखिल हुई। वो हर तरफ देख रही थी। वो था तो मुख्तसर मगर काफ़ी कुशादा था। हाल के बाएं तरफ किचन और इसके साथ एक छोटा सा डाइनिंग हॉल। किचन के साथ छोटी सीढ़ियाँ जो ऊपर एक मुख्तसर से हॉल में जा रुकती थी। हाल के दाएं तरफ 2 कमरे और सामने लगे लकड़ी की सीढ़ियाँ जो छत के ऊपरी हिस्से तक जाती थीं। सीढ़ियों के दाएं हाथ एक कुशादा कमरा और सीढ़ियों के नीचे से कुछ फासले पर घर का बैक गेट। वो छोटा सा घर ही तमाम था। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे आड़ा टेढ़ा नक्शा वो उसे बनाकर दे चुकी थी। इसकी आंखों में आंसू देखता वो उसे थाम गया। तुम्हें पसंद आया? पसंद? ईशा ने इसे देखा। ये तो मेरा ड्रीम हाउस है और आप पसंद की बात कर रहे हैं। वह मुस्कुराया। वो इसके बाजू से लगी हसरत भरी निगाह इस खूबसूरत घर को देख रही थी जिसे इतनी मेहनत से उसके निकम्मे शौहर ने मुकम्मल किया था। मरहबा, खुश आमदीद। एक मजबूत सी आवाज़ सुनते वो दोनों पलटे। एक काफ़ी उम्र रसीदा शख्स एक हाथ पुश्त पर बांधे और आधे बाजू को एक तरफ किए ने देखता मुस्कुराया। मरहबा, हातिम बेग। सुल्तान ने सलाम किया। ईशा, ये हातिम बेग है, हमारे खानसामा। सुल्तान के अल्फाज पर ईशा ने उसे कनाखों से देखा। मरहबा अंकल। हातिम बे ने उसके सर पर हाथ रखा। खुश रहें, सलामत रहें। सब तैयार है सुल्तान। सुल्तान ने सीने पर हाथ रखते इन्हें इशारा किया। सीढ़ियों के बाएं हाथ बना एक कुशादा कमरा काफ़ी खूबसूरत था, मुकम्मल फर्निश्ड। वो घर बनाने वाले महारत को सलाम करता था। कमरे की बड़ी सी बालकनी देखती वो चहक उठी। वो बालकनी काफ़ी कुशादा थी। लेफ्ट साइड पर सफ़ेद रंग का एक ज़मीनी झूला देखती वो बच्चों की तरह खुश हुई और वो इसके चेहरे का हर रंग बगौर देख रहा था। वो पूरे घर में भूत की तरह घूम रही थी। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो कभी ख्वाबों में सोचती थी। एक घर जो उसके ख्यालों में उभरता था और अब वो हकीकत में उसके सामने था। चलो आओ, वो इसलिए ऊपरी हिस्से में आया। मैंने खुद डिज़ाइन किया है, तुमने बस अंदरूनी हिस्सा ही बनाया था। इसके अलावा बाकी सब मेरी तरतीब है। वो खुश रही। आपकी तरतीब तो काफ़ी पुरकशिश है अब्दुल। ये बहुत खूबसूरत है। वो रेलिंग के करीब आ खड़ी हुई। वहाँ से सामने का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था। मैं इसे घंटों देख सकती हूँ। वो अपने सामने उभरते नज़ारे को देखते बोली, और मैं सारी ज़िंदगी। ईशा ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। वो इसकी आंखों में देखता मुस्कुरा रहा था। वो गर्दन झुका गई। एक गहरा अंधेरा इस मजबूत वजूद पर यूं छा चुका था जैसे वो इसके वजूद का ही हिस्सा हो, मगर कर्मनाक। वो थक चुका था। वो खुद से अपने अंदर छिड़ी इस जंग से लड़ता कदरे थक चुका था। इस मजबूत आज़मी की हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। वो बेबसी की हालत ली बमुश्किल अपने कमरे से निकला। न जाने क्यों मगर वो अपना वजूद घसीटता इस कमरे की तरफ बढ़ा। उस्मान बे की निगाह इस कमरे में बेड पर पड़ी नीली डायरी पर पड़ी। वो ना चाहते हुए भी उसे उठाकर खोल चुका था। इसका हर लफ्ज़ वो पढ़ता खुद पर काबू खो चुका था। मोहब्बत। उसके हर पन्ने पर सिर्फ मोहब्बत थी। उसे वहाँ एक घुटन महसूस हो रही थी। वह एकदम उसके कमरे से निकला मगर वो घुटन खत्म ना हुई। वो गहरी सांसें भर रहा था। आखिर को वो खुद से हार चुका था। उसने अपने कदम बढ़ाए। उसके कदम थम नहीं रहे थे। वो रुक नहीं रहे थे। अजीब सा हुलिया, बिखरे बाल और नीली आंखों में गहरी सुर्खी लिए वो अपने सामने बनी इस छोटी सी बिल्डिंग को बगौर देख रहा था। उस्मान बे ने निगाहें उठाकर देखा।
इस दरवाजे पर कुशादा लफ्ज़ों में लिखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। सिरे लब दोहराता वो झुका था। एक कदम बढ़ाता वो रुका नहीं और बेख्तियारी अंदर दाखिल हुआ। वो मुख्तसर सी मस्जिद काफ़ी पुरसकून सी थी। इमाम साहब के अलावा 2 अफराद वहाँ पर मौजूद थे, जो इमाम साहब से कुछ तफसीलन गुफ्तगू करने में मसरूफ़ थे। उस्मान बे कुछ ही फासले पर नस्ब वज़ू खाने की तरफ बढ़ा। न जाने आज वो कितने ही अरसे बाद वज़ू कर रहा था। हथेली में पानी भरे जब उसने चेहरे पर उछाला तो वो ठंडा पानी इन आँखों से निकलते पिघले हुए शीशे में बर्फ़ की मानंद महसूस हुआ। एक गहरी सांस भरता वो मस्जिद हाल के बीचों बीच आ बैठा। न जाने कितनी ही देर वो बिना हिस्सो हरकत अपनी जगह शल बैठा था। मगरिब का वक्त गुजर चुका था और इशा का वक्त करीब था। मैं सुकून चाहता हूँ या रब। वो कहती है, तू सुकून बख्शता है। मुझे सुकून दे दे, मुझे थाम ले। मैं गुनहगार नहीं बनना चाहता। मैं थक चुका हूँ, मुझ में मज़ीद ताकत नहीं। वो सजदा रेस हुआ तो इमाम साहब ने निगाह सुलझे हुए समझदार नजर आने वाले शख्स को देखा। मुझे सुकून चाहिए या रब। सुकून, सुकून। अपने अल्फाज के इख्तिताम पर वो मजबूत सा शख्स बुलंद आवाज़ में रो दिया। इमाम साहब अपनी जगह से उठते मस्जिद के हाल से बाहर हुए। वो दरवाज़ा बंद करते वहाँ से जा चुके थे। वो इसे अपने रब के साथ तन्हा छोड़ देना चाहते थे। इस खामोश हाल में सिर्फ इस शख्स के रोने की आवाज़ गूंज रही थी। रब की रज़ा में राज़ी होना सीखे, वो यकीनन आपको सुकून बख्शेंगे। मुझे माफ़ कर दे मेरे रब, या मुझे मौत नसीब कर दे, या मेरे अंदर उठी इस आग को ठंडा कर दे। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, मगर मगर मेरे रब, उसे मेरे दिल से कभी निकालना मत। मेरा दिल बंद हो जाएगा। मुझे सारी ज़िंदगी हिजर मंजूर है। मैं कभी कभी उसके सामने अभी भी अपनी बेबसी बयान ना करूँगा। मैं खुद पर सारी ज़िंदगी काबू रखूँगा, मगर उसे मेरे दिल से निकालना मत। मेरे इस नाफरमान दिल के एक कोने में इस सरापाए सुकून, इस खूबसूरत एहसास और मोहब्बतों से गुंधी हुई लड़की को हमेशा आबाद रखना। मैं इस सिनफ़े नाज़ुक की हमेशा इज़्ज़त करूँगा। मेरे दिल में उसे कभी तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। मैं नहीं जानता कब कब उसने इस दिल को, मेरी इस रूह को अपने साथ बाँध लिया। कब मैं इतना बेबस हो गया इसके सामने। कब मेरा वजूद मुझसे बगावत कर गया। मगर अब सब तेरे हवाले मेरे रब। सब कुछ। मैं हमेशा इसकी इज़्ज़त करूँगा। अगर कभी कभी भी मेरे दिल ने मुझे मजबूर किया या मैं खुद पर ज़ब्त कर बैठा तो मैं अपने इन हाथों से अपनी सांसें रोक लूँगा, मगर उसे दिल से मत निकालना। वह बुलंद आवाज़ में रोता हुआ फरियाद कर रहा था। इसकी आहें इस हाल में गूंजते एक अजीब सा माहौल उभार रही थी। वह मुतवातर से चलती हिचकियाँ और आवाज़ धीरे धीरे मध्यम हुई और वह मजबूत सा शख्स ढह चुका था। न जाने कितनी ही देर वो अपने अंदर के तूफान को शांत करता, लंबी सांसें भरता, खुद को यकीन दिलाता रहा। ईशा की नमाज के लिए लोगों की एक बड़ी तादाद मस्जिद में दाखिल हुई। ईशा अदा करता वो वहाँ से निकला था, मगर वहाँ आने से पहले उस्मान भी अपने 7 सवालों की एक लंबी फहरिस्त लाया था और वापसी पर इन तमाम सवालात के जवाब हाथ में थामे वो कदरे पुरसकून होता वापस लौटा था। उसे खुद पर काबू पाना सीखना था। उसे खुद को पुरसकून रखना था। बमुश्किल बिल्कुल एक समंदर की तरह, जो बज़ाहिर तो पुरसकून होता है, मगर अपने अंदर शदीद लहरों की एक बड़ी तादाद छुपाए रखता है, जो वक्त आने पर अपनी शिद्दत ज़ाहिर करती हैं और तमाम हिजरतों को ले डूबती हैं। इंसान बड़ा ही खुद गर्ज होता है। जहाँ अपना कोई फ़ायदा नज़र आए वो वहीं जाता है। यहाँ तक कि रब की बारगाह में भी वो जाता है, उसे मांगता है अपनी खुशियाँ, अपनी तकलीफ़ों से रिहाई, अपनी मुश्किलात का हल। वो कभी इसकी रज़ा के लिए इसकी बारगाह में हाज़िरी नहीं देता शायद, मगर वो पाक साथ सुकून बख्शती है। वो थाम लेता है, वो समेट लेता है और वही तमाम है। यकीन कि इस छोटे से फ्लैट में जमी रौनक इस प्यारे से लड़के की भरपूर खुशी का सबब बन रही थी। वो खुश था, आखिर उसे उसकी मोहब्बत नसीब हुई थी। होलिया ने किताब से निगाहें हटाकर इसे देखा। वो बालकनी में इसके करीब बैठा उसे तकने में मसरूफ़ था। ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरी मर्ज़ी, वो मुस्कुराया। ऐसे मत देखा करो। वजह? मुझे उलझन होती है और मुझे अच्छा लगता है। उसने लंबी सांस भरी। वो अपनी जगह से उठकर इसके करीब आ बैठा। होलिया ने खिसक कर इससे फासला बनाया। क्या हर वक्त डरती रहती हो मुझसे? खा थोड़ी ना जाऊंगा तुम्हें। यकीन ने आईब्रो उठाए कहा, तुम्हें किसने कहा मैं तुमसे डरती हूँ? यकीन ने इसके गिर्द बाजू फैलाया। आखिर तुम्हें मसला क्या है? अगर तुम मुझसे थोड़ा दूर रहकर बात कर लोगे तो क्या हो जाएगा? वह इसका हाथ दूर कर रही थी। हाथ हटाओ इडियट इंसान। आई लव यू होलिया। मुकाबिल की धड़कनें मिस हुई। वो बगौर उसे देख रहा था। वो नीली आंखों से नजरें नहीं हटा पा रहा था। कभी सोचा नहीं था कि मुझे पे मोहब्बत होगी। कोई मेरी ज़िंदगी पर मुझसे ज़्यादा हक रखेगा। क्यों? मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हो?
मैं तो इतनी खूबसूरत भी नहीं हूँ, हुलिया ने किताब बंद करते कहा। हाय, मेरी आंखें ले लो और फिर देखो खुद को। तुम्हें खुद पर रश्क ना हुआ तो मुझे मुनाफिक कहना, यगीत ने दिल पर हाथ रखते कहा और उतर पुतर धड़कने लिए रुख मोड़ गई। बड़े डायलॉग्स आते हैं तुम्हें। वो मुस्कुराया। चलो चलते हैं। इसका हाथ थामे उठ खड़ा हुआ। कहाँ? कहीं भी, जहाँ तुम कहो। चलो। तुर्की की सड़कों पर अपने होने का एहसास दिलाते हैं। हुलिया, ये गीत तुम आज़ाद हो और मैं तुम्हारे तुम्हारे पर संभालूंगा हमेशा। वो मुस्कुराई। हुलिया ने उसकी आंखों में देखा, वहां बस वही थी, फकत वही। वो दो आज़ाद परिंदे सड़कों पर फिरते आसपास से बेनियाज थे। यगीत ने चलते चलते इसका हाथ थामा। हुलिया ने एक नज़र उसे देखा, मगर वो आज़ाद ना कर सकी। वो अब कभी इस गिरफ्त से आज़ादी नहीं चाहती थी। वो अपनी गिरफ्त मजबूत करती इसके कदम ब कदम चलती हुई खुश थी। वो इसके पीछे पीछे हर जगह की तरफ मुड़ता जहाँ वो इशारा करती। यगीत ने अपने पसंदीदा गाने के बोल गुनगुनाने शुरू किए। वह बगौर उसे देखता गाता हुआ देख और सुन रही थी। वो गाने के बोल के मुताबिक स्टेप्स बदलता, एक हाथ से हुलिया के हाथ घुमाता, उसे अपने सामने किए, कभी घुमाता तो कभी उलझाता। उसे देखते इसके साथ स्टेप्स मैच करती खुल के हंस रही थी। वो दो पागल आसपास से बेनियाज रश से भरपूर सड़क पर एक दूसरे के संग झूमते हुए जा रहे थे। वो खुश थी। आखिर वो आज़ाद थी और इसकी आज़ादी का ख्याल रखने और उसे संभालने वाला वो प्यारा सा लड़का उसके दिलो दिमाग में नक्श हो चुका था, जिसके संग झूमती वो जिंदगी को महसूस कर रही थी। ये गीत के चलते कदम आहिस्ता हुए। वो मुस्कुराया। हुलिया, चलो घर तक रेस लगाते हैं। अगर तुम पहले पहुंची तो मैं कल तुम्हें खूबसूरत लाइब्रेरी दिखाने ले जाऊंगा। काफ़ी मशहूर और जानी मानी है, तुम्हें पसंद आएगी। और अगर मैं पहले पहुंचा तो। होलिया ने उसे देखा। वो बाद में बताऊंगा। रेडी 3। ये कहते ही वो सड़क पर दौड़ लगा गया। और चीटर कहीं के। वो तेज़ी से उसके पीछे भागी। ये गीत ने भागते हुए अपने कदम आहिस्ता किए। वो इसके करीब आ पहुंची तो उसने कलाई मजबूती से थामी और अपने कदम तेज कर दिए। वो जान गई थी कि ये आखिर रेस क्यों लग रही है। घर के करीब पहुंचते यगीत ने इसकी कलाई आज़ाद की। वो रुक गया। वो भागती हुई घर में दाखिल हुई। हाँ, मैं जीत गई। तुम हार गए लंबी टांगों वाले इंसान। वो दरवाजे पर खड़ी उछल ही रही थी। वो हंसा। एक निगाह आसपास देखता वो घर के अंदर दाखिल हुआ। वो धड़ाम से इसके करीब सोफे पर आ गिरा। काफ़ी भूख लग रही है, क्या खाओगी? वो सीधा हुआ। मुझे कुछ नहीं बनाना आता, हुलिया ने एकदम उठते कहा। लड़की, मैंने तुमसे पूछा है, कह नहीं रहा, बताओ क्या खाओगी? और बनाएगा कौन? जाहिर है मेरी मोगली, मैं ही बनाऊंगा ना। तुम्हें खाना बनाना आता है? वो हंसा। नहीं तो। यकी ने दोनों हाथ आपस में बांधे। सुनो, यकी ने आईब्रो उठाए। मुझे खाना बनाना नहीं आता और ना ही बाकी काम। ना सफाई करना पसंद है और ना ही कोई काम। वो मुस्कुराया। तो तुम्हें किसने कहा ये सब करने को? अरे जाहिर है मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तो तुम कहोगी ना मुझे ये सब करने को। हाँ हुलिया, इतनी मुश्किल से इतनी मेहनत करके तुम्हें अपनी बीवी बनाकर लाया, इसलिए थोड़ी कि तुमसे घर के काम करवाऊंगा। अगर मुझे घर के ही काम करवाने होते तो मैं कोई मुलाजिम रखता, ना कि तुमसे शादी करता। उसे मुस्कुराहट दबा गई। तो वो फिर कौन बनाएगा ये सब काम? जाहिर है तुम्हारा शौहर नाम था। तुम्हें सब आता है क्या? वो इस बात में सर हिला गया। क्या खाओगी? तुम्हें क्या क्या बनाना आता है? मुझे सब आता है, तुम ऑर्डर करो। वो हंसी तो इन नीली आंखों में चमक उभरी। मुकाबला खुश हुआ था। इसके ऑर्डर के मुताबिक वो दिन भर का थका आ रहा इंसान अपनी पसंदीदा बीवी के लिए चिकन किचन में ख्वार होता दिल से खुश था। वो इसके करीब खड़ी उसे काम करता देखती दिलचस्पी से देख रही थी। मिस्टर एप्पल, तुम तो काफ़ी बड़े शेफ हो, तुम्हें 10 में से मैं 9 नंबर दूंगी। होलिया ने चम्मच भरते कहा और बाकी का एक। वो प्रेजेंटेशन का कट गया। मतलब? वो हंसी। खाना वाकई अच्छा है मिस्टर शेफ। शुक्रन। वो दिल पर हाथ रखते बोला। वो छोटा सा फ्लैट फूलों से मुकम्मल भर चुका था। होलिया को फूल पसंद थे और ये तलब के लिए अपनी बीवी के हर पसंद सबसे ऊपर थी। फिर वो चाहे इसे पसंद हो या ना, वो दिल से अपनाता था। मगर इसे महफूज रखने के लिए अब उसे हर वक्त अलर्ट रहना था। वो कोई कोताही नहीं बरत सकता था। वो जानता था कि इसकी एक गलती या जरा सी लापरवाही इसकी जान इसके जिस्म से जुदा कर सकती है। दरवाजे पर हुई खटखट ने होलिया का ध्यान किताब से हटाया। उसने घड़ी पर निगाह दौड़ाई। वो इसके वापस आने का वक्त तो नहीं था, तो इस वक्त कौन हो सकता है? वो सोफे पर बैठी सोच रही थी। खटखट फिर से हुई। वो उठी और दरवाजे के करीब आ रखी। डोर हॉल से एक आंख बंद करके देखने पर वो 2 कदम पीछे हुई। उसकी धड़कनें एकदम से ही तेज हुई। कांपते हाथों से दरवाज़ा खोलती उसकी नज़र सामने खड़े उस संजीदा शख्स पर पड़ी। वो अपनी जगह शल खड़ी थी। उस्मान पे ने निगाहें उठाए उससे देखा। अस्सलाम वालेकुम। इसकी भारी आवाज़ पर होलिया के रुके हुए आंसू बह निकले। वालेकुम।
उस्मान बे ने दोनों हाथ कमर पर बांधे उससे देखा। आप वहाँ क्यों खड़े हैं भाईजान? अंदर आए। एक लंबी सांस भरता वो घर में दाखिल हुआ। कैसी हो हुलिया? वो खुद पर काबू खोती उसके सीने से लगती बुलंद आवाज में रो दी। उस्मान बे ने सख्ती से आंखें मीची। मुझे माफ़ कर दें भाईजान। मुझे मुझे माफ़। बस हुलिया, खामोश खामोश हो जाओ। मुझे मज़ीद शर्मिंदा मत करो। उस्मान ने उसके सर पर बूसा देते इसका चेहरा हाथों में थामा। उसके आंसू समेटता वो पुरसकून सा हुआ। तुम क्यों रो रही हो? क्या वो पागल लड़का तुम्हें रुलाता है? उस्मान बे ने लब भेजते कहा। वो नफ़ी में सर हिला गई। तो फिर तुम क्यों रो रही हो? बताओ। मुझे माफ़ कर दे। उस्मान बे ने उसके सर पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा। वो काफ़ी घर मुख्तसर था। तुम्हारा यहाँ दिल लग चुका होगा। बस बाद में सर हिला गई। तो ये छोटा सा घर इस महल के मुकाबले जन्नत है ना? वो मुस्कुराई। मैंने आपको बहुत याद किया भाईजान। होलिया ने बढ़कर इसकी आंखों से फिसलते आंसू साफ किए। आखिर वो घुटनों के बल उसके सामने गिरा था। वो चौंक कर 2 कदम पीछे हुई। मुझे माफ़ कर दो। मैंने बाबा से वादा किया था कि हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मगर मैंने हमेशा तुम्हें तकलीफ दी। उसे नफ़ी में गर्दन हिलाई। मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। तुम्हारी कभी खुशी का चाही ही नहीं। वो इसके मुकाबले आ बैठी। मैं तुमसे वो छीन रहा था जिसके बगैर हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जो ना मिले तो ज़िंदगी अज़ाब बन जाती है। जब रब मोहब्बत मुकम्मल कर दे तो हम इंसान कौन होते हैं अपना अलग से हिसाब रखने वाले? वो इसके जुड़े हाथ थामती लबों से लगा गई। भाईजान, मुझे माफ़ कर दो होलिया। मैं इतना ज़ालिम आखिर कैसे हो सकता हूँ? होलिया ने इसके सीने पर सर टिकाते सुकून भरी सांस खारिज की। आप मेरा सब कुछ हैं भाईजान। वो संजीदा शख्स पुरसकून हुआ था। दोनों एक जैसे ही पागल हैं। पागल, सटके हुए। दरवाजे की ओर में खड़ा वो दोनों आपस में भात बांधे ने यूं बच्चों की तरह रोता देखकर मुस्कुरा दिया और अपने कदम मोड़ता वहां से गायब हुआ। वो खुश थी, मुतमईन थी। उसे जिंदगी में पहली दफा सुकून का एहसास हुआ जो इसकी रूह तक को सरशार कर रहा था। यगित ने झुककर किचन में झांका। वो शेल्फ के करीब खड़ी बहुत मेहनत से कुछ बनाने में लगी थी। मरहबा, ये क्या कर रही हो तुम? मरहबा, बस कुछ बनाने की कोशिश। और तुम ये क्यों सब कर रही हो? होलिया ने लंबी सांस भरी। अरे अब तुम सारा दिन इतनी मेहनत करते हो तो सोचा थोड़ा मैं भी कर लूँ। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। वो हैरानी से खड़ा उसे सुन रहा था। यगित ने इसकी पुष्ट पर रुकते अपना हिसार तंग किया। होलिया ने इसे झटका। मैंने तुम्हें फ्रेश होने का कहा है, ज़्यादा फ्री मत हो। जाओ यहाँ से। वो हंसा। यगित ने इसके कंधे पर लब रखे तो वो सहम गई। इडियट, निकलो यहाँ से। वो इसे धकेल कर किचन से निकाल चुकी थी। मुस्कुराहट दबाती हुई झुरझुरी देती अपने काम में मसरूफ हुई। इब्राहिम के चंद खास आदमी उसके हमरा जहांरा के ठिकाने पर हमला कर चुके थे, मगर वो गद्दार औरत इनसे बाखबर पहले हो चुकी थी और हमेशा की तरह वो आज भी इब्राहिम के हाथ से निकल चुकी थी। वहां मौजूद हर आदमी मौके पर अपनी जान से हाथ धो बैठा था, मगर वो हरा हुआ आदमी पुरसकून नहीं हो पा रहा था। अपने कदम मोड़ता हुआ कुशादा उसका एक और ठिकाना तबाह करता वहां बोझल कदमों सड़कों पर चलता हुआ जा रहा था। घर के दरवाजे पर खड़ा था, मगर वहां से निगाह उठाते ही उसे साथ बने एक छोटे से दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। वह मुश्किल सोफे तक पहुंचते वो गिर पड़ा। शायान ने एक निगाह उसे देखा और वह तंजिया मुस्कुराया। आखिर कुत्ता मालिक तो पहुंच ही गया। काफी जल्दी नहीं आ गया? मैं तो सोच रहा था पूरी बारात समेत तेरा वेलकम करूंगा हरामी। शायान बढ़कर उसे गिरेबान से जकड़ चुका था, मगर मुकाबले में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद की उसकी गिरफ्त से छुड़ा सके। वो अपना वजूद आज़ाद कर गया। शायान ने एक झटके से उसे दूर धकेला। वो खामोश था। अपनी यह शक्ल गुम कर यहाँ कर। अहमद लाला मजीद तेरी किसी बेतुकी बात पर यकीन नहीं करेंगे। अब अपने ये ड्रामे बंद कर और जितनी जल्दी हो सके निकल यहाँ से। इब्राहिम ने इसकी बात के इख्तिताम पर उसे गिरेबान से जकड़ा। ये कोई डरामा नहीं है शायान, ना ही कोई बेतुकी बात। एक वाहिद जरिए जिसकी वजह से मैं अपनी यह अज़ाब भरी जिंदगी ना चाहते हुए भी गुजारा हूँ। वह एक झटके से उसे दूर फेंक चुका था। शायान ने खुद को जब्त करते उसे उसके हाल पर छोड़ देना ही मुनासिब समझा। फिलहाल अपने इस चैप्टर को बंद कर और वापसी का रास्ता इख्तियार कर। अहमद लाला तेरे ही इंतजार में। इब्राहिम ने सोफे की पुर्श से सर टिकाते लंबी सांस भरी और एक जेब से एक लफाफा निकालकर शायान की तरफ बढ़ाया। चंद तस्वीर और एड्रेस देखता वो तंजिया मुस्कुराया। चलो, कुछ तो अच्छा किया तूने। वो तसल्ली से हाथ में पकड़ी मालूमात को देखने में मसरूफ था। सुल्तान की बीवी के स्ट्रीम हाउस में जमी महफिल पर रौनक और कहकहों से भरपूर थी। ईशा ने एक नज़र झुककर किचन में झांका। हातिम भी अपने इकलौते हाथ के साथ साथ प्रोफेशनल अंदाज में खाना बनाने में मसरूफ थे। वो हैरान रह जाती थी इस आदमी को देख। ईशा ने एक निगाह अपने दोनों हाथों पर दौड़ाई। वो एक निगाह सुल्तान पर। वो उसे दिख रहा था। सुल्तान ने आईब्रो उठाए। क्या फ़ायदा इन दो सलामत हाथों का?
देखें ज़रा, वो एक हाथ से सब इतनी महारत से करते हैं और मैं दो के होते निकम्मी हूँ। वो मुस्कुराया। सुल्तान ने इसका हाथ थामा। मुझे वो सब पसंद है जो तुम इन हाथों से बनाती हो, चाहे वो जैसा भी हो, मेरे लिए ख़ास है। वो मुस्कुराई। किसी दिन मैं जहर भी खिलाऊंगी, फिर बताना वो कैसा लगा। वो मुस्कुराया। इस प्यारे हाथ से खिलाना। वो हंसी और रुख मोड़ गई। यगीत और होलिया एक तरफ बैठे एक दूसरे से किसी बात पर बहस करने में मसरूफ थे, जबकि हादी और आईगुल एक दूसरे के खूंखार निगाहों से घूर रहे थे। यगी ने एक निगाह सुल्तान पर दौड़ाई। वो अपनी बीवी समेत कोने में बैठा इनकी बातें निहायत सुकून गौर में से सुनने में मसरूफ था। यगीद ने इसकी तरफ इशारा किया। सबने गर्दन घुमाकर उन्हें देखा। सुल्तान सोफे पर लेटा, एक हाथ सर की पुष्ट पर रखे, दूसरा हाथ सीने पर रखे उसे देख और सुन रहा था, जबकि वो उसके करीब पांव लटकाए बैठे अपने हाथों की स्टाइल बदलती, कभी खुश हो जाती तो कभी सीरियस और मुकाबिल बड़े गौर से उसे सुनने में मसरूफ था। देख तो जरा, है नहीं किसी की कोई खबर। सब बैग पर खसे तो इन दोनों ने एक दूसरे से निगाहें हटाते इन्हें देखा। हम भी यहाँ हैं, हादी ने बुलंद आवाज में कहा। तो क्या अब आरती उतारूं तुम्हारी? ईशा ने हंसी दबाई। अरे सुल्तान भाई, भाभी को कुछ देर हमें सौंप दे प्लीज, हमें भी इनकी बातें सुननी है। होलिया की आवाज़ पर आईगुल ने हाँ में हाँ मिलाया। सुल्तान ने ईशा की चेहरा अपनी जानिब मोड़ा। इन्हें छोड़ो, तुम बताओ क्या कह रही थी? मेरे ख्याल से अब मुझे वहां जाना चाहिए। वो कब से मुझे बुला रही है और मैं। वो आईब्रो उठाए बोला। वो हंसी। हम बाद में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, फिलहाल फुल स्टॉप। सुल्तान ने इसका हाथ अपने सीने पर रखा। मैं इंतज़ार करूंगा। वो इसके बालों को उलझाती उठी तो वो दो शैतान के चमचे उसके करीब आ बैठे। सुल्तान ने एक तीखी निगाह इन पर दौड़ाई। कमीनों, 2 मिनट भी मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं करते तुम लोग। अरे यार, अब क्या तू हर वक्त बीवी से ही चिपका रहेगा? और दोस्त यार जाए भाड़ में। हाँ तो मेरी बीवी है, इससे चिपकूं या इसके कंधों पर चढ़कर बैठूं, तुझे क्या तकलीफ है? भाड़ में जा। ये गीत का कहकहा बुलंद हुआ। हादी ने दिल पर हाथ रखा। कभी मुझ गरीब पर भी ध्यान दे लिया कर। तो एक नज़र देखता भी नहीं है अब मुझे, हादी ने रोनी सी सूरत बनाते हुए कहा। सुल्तान ने तीखी निगाह से इसे देखा जो हंसी दबाए बैठा था। तुझे देखकर पता क्या मन दिल करता है? हादी थोड़ा करीब हुआ। क्या? क्या? थू। ये गीत के बुलंद कहके हुए तो हादी ने दिल पर हाथ रखते इससे फासला बनाना ही मुनासिब समझा। सुल्तान के घर वो छोटी सी दावत एक पुरौनक महफिल सजाए हुए थी। ईशा को थोड़ा उदास देखते आईगुल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों? अरे यार, मरवा को बहुत मिस कर रही हूँ। मैंने उसे आने का कहा था मगर उसने कहा उसे ज़रूरी काम है। आईगुल ने मुस्कुराहट दबाई। वो जानती थी कि वो यहाँ नहीं आएगी। वो आएगी मगर अभी नहीं। ईशा ने सवालिया निगाहों से देखा। तुम ये सब छोड़ो, चलो हम सैलून चलते हैं। होलिया को ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत है और तुम्हें भी। आईगुल इसके करीब होती बोली। ठीक है, मैं ज़रा अभी आती हूँ। ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी। ईशा ने झुककर अंदर झांका जहाँ वो तीनों नफूस लैपटॉप पर नजरें जमाए किसी ज़रूरी काम में मसरूफ थी। अब्दुल, बात सुने। उसकी आवाज़ पर सुल्तान ने लैपटॉप एक तरफ किया। वो इसके रूबरू खड़ा था। वो मुझे आईगुल और होलिया के साथ सैलून जाना है, तो क्या मैं जाऊँ? वो प्यार से इजाज़त तलब कर रही थी। सुल्तान को इस पर ढेरों प्यार आया। उसने सारा इस बात में हिलाया। चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ और पिक भी कर लूँगा। वो चहकी। ओके। मुड़ी। वो मुड़ी तो सुल्तान ने कलाई थामते उसे घुमाया। वैसे तुम क्या करोगी वहाँ जाकर? ईशा ने कंधे उचकाए। आईगुल कह रही थी कि मुझे कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और और बाल कुछ सेट करवाने थे, काफ़ी रफ हो रहे हैं। उसके आखिरी अल्फाज पर सुल्तान की मुस्कुराहट गायब हुई। सुल्तान ने उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। खबरदार, अगर तुमने मेरे बालों को हाथ लगाने की जरूरत भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ईशा ने आंखें खोले उसे देखा। अरे, ज़्यादा तो नहीं है, बस नीचे से थोड़े से रफ हो रहे हैं, यही। 1 इंच भी नहीं। वो लब खींचते बोला। अगर ये 1 इंच भी कम हुए तो उन्हें कम करवाने वाले के हाथ काट दूंगा। वो हैरानी से उसे देख रही थी। सुल्तान की नजरें इस पर जमी थी। ओ, ओके। नहीं नहीं कटवाऊंगी। गुड गर्ल। चलो रेडी हो जाओ जल्दी से, इसके बाद मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, देर मत लगाना। वो एक सर्व अस्पात में हिलाती हैरान कौन सी निगाह इस पर दौड़ाती वहां से गायब हुई। पागल कहीं का। वो बड़बड़ाती हुई हिजाब ओढ़ रही थी। सुल्तानी ने ड्रॉप करता अपने मखसूस काम की तरफ निकल पड़ा था। रहीम शाह के हमरावी प्रोजेक्ट के इफ्तिताह में शामी बिजारी से कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह दौड़ा रहा था। रहीम शाह से कुछ अपने पुराने दोस्तों के हमरा सुल्तान को लिए एक पुरौनक महफिल जमाए हुए थे, मगर वो वहां पर बोर हो रहा था। सुल्तान के मोबाइल की घंटी बजी तो वो उठकर एक तरफ आया। ये गीत का पैगाम पहुंचते ही वो रहीम शाह से इजाज़त तलब करता एक तंज़िया मुस्कुराहट लिए वहां से 220 की स्पीड से निकला था। जिस आदमी ने सुल्तान पर हमला किया था, हादी और ये गीत उसे पकड़ चुके थे। सुल्तान ने एक निगाह उसे देखा। वो बंधे हाथ और पाँव समेत जमीन पर पड़ा लंबी लंबी सांसें भर रहा था।
जो शायद उसकी आखिरी सांसें थी। वो एक खुफिया साइट पर मौजूद थे जहाँ का पता हादी और यगीत के सिवा कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि आसमान पे को भी नहीं था। सुल्तान ने यगीत को इशारा किया तो वो बिजली की तेजी से इस पर आदमी पर छप रहा था। उसकी बुलंद होती चीखें वो अपने हाथों की गिरफ्त में ही कहीं दबा गया था। उसकी आखिरी सांस खारिज होते ही यगीत एक तरफ होता जमीन बोस हुआ। अपने चेहरे पर पहला खून उसने बाजू से साफ करते लंबी सांस खारिज की। साले जंगली, खुद तो हाथ बांध चुका है और अब सारी जिंदगी मुझसे पाप करवाएगा। वह जमीन पर पड़ा एकदम उठ बैठा। नेक काम में देरी नहीं करते छोटे। यह गीत की मुस्कुराहट गहरी हुई, मगर अगले ही पल इस छोटे से ईंटों के बने हुए कमरे में दो आदमी धावा भूल चुके थे। सुल्तान ने अपनी कुर्सी से उठते एक आदमी को गिरबान से जकड़ा, जबकि दूसरा ये गीत की तरफ बढ़ता उसे थाम चुका था। सुल्तान ने इस आदमी की टांग पर जरब लगाते इसका बाजू अपने कंधे पर दिखाते घुमाकर कंधे के ऊपर से जमीन पर पटका और इसके हाथ से रिवॉल्वर एक तरफ फेंक चुका था। सुल्तान ने पाँव की एक जरदार जरब इसके सीने पर दे मारी। ये गीत के हाथ और बाजू पर लगे खंजर इस कदर शदीद थे कि वो लंबा सा लड़का एकदम ही चिल्ला उठा। इस आदमी को एक तरफ फेंकता वो दूसरी तरफ बढ़ा और ये गीत को इसकी गिरफ्त से छुड़ाता उसे दबोच चुका था। सुल्तान ने यगीत की तरफ अपना रिवॉल्वर उछाला तो उसे थामकर एक पल में निशाना ताकते फायर कर चुका था। वो दो आदमी ढेर हुए कि सुल्तान तेजी से यगीत की तरफ बढ़ा। सुल्तान ने इसके कंधे पर हाथ रखते दबाया तो खून की रवानी थोड़ी कम हुई। उसकी जेब में शोर मचाता मोबाइल एक मिनट के लिए भी बंद नहीं हो रहा था। सुल्तान ने एक हाथ से मोबाइल निकाल कर देखा जहाँ इसकी प्यारी बीवी का नाम जगमगा रहा था। यगीत की मसनूई सी आवाज़ें मतवातर से चल रही थी। सुल्तान ने उसे चुप रहने का कहकर मोबाइल कान से लगाया। मरहबा मरहबा मेरी गुड़िया। वो मैंने पूछना था कि आप घर कब तक आएंगे? बस थोड़ी देर तक, एक ज़रूरी काम है, निपटा लो। सुल्तान ने अपने से कुछ फासले पर पड़े उस आदमी शख्स के मुंह पर पाँव रखकर उसकी बुलंद होती आवाज़ को दबाया। यार इधर भी देख ले, यगी ने उसे मुखातिब किया। सुल्तान ने एक तीखी निगाह से उसे देखा। 2 मिनट अपनी बकवास बंद कर। वह स्पीकर पर हाथ रखता सर्द लहजे में बोला। अच्छा मेरे एक काम कर देंगे? हुक्म करो। वो मुस्कुराई। वो आप वापसी पर माँ के पास मेरा एक पार्सल ले आएंगे? मैं काफ़ी दिनों से गई नहीं तो वो इन्हीं के पास है। मैं ले आऊँगा। और कुछ? यगीत की आवाज़ फिर बुलंद हुई। कमीने इंसान, मुझे दर्द हो रहा है। सुल्तान ने आंखें मिचते स्पीकर पर हाथ रखा। 2 मिनट बर्दाश्त कर वरना जान निकाल दूंगा। यगीत ने एकदम मुंह पर हाथ रखते अपनी आवाज़ को दबाया। और बस आप आ जाएं। सुल्तान ने दिल पर हाथ रखा। बस 5 मिनट दो गुड़िया, तुम्हारा पार्सल और तुम्हारा शौहर दोनों पास होंगे। वो मुस्कुराई। ओके। वो मुस्कुराता मोबाइल जेब में रख चुका था। उसके मोबाइल बंद करते यगी की जोरदार चीख बुलंद हुई तो सुल्तान बढ़कर उसे थाम गया। अब बोल क्या तकलीफ है तुझे? ज़रा सी चोट पर क्यों मर रहा है? साले, खुद तो लोहे की बॉडी है तेरी, ना तुझ पर कोई चोट असर करती है ना मौत। हम ठहरे नाजुक अंदाम। सुल्तान ने उसके बाजू पर रुमाल कसकर बांधा। अभी वो मेरी हिटलर सुन लेती ना, तेरी ये नाजुक अंदाम चीखे, तो मेरी वाट लगा देती। वो एक तरफ हुआ। हाँ, और अब जो मेरी हालत है उसे देखकर मेरी वाली मेरी डबल वाट लगा देगी। सुल्तान का कहकहा बुलंद हुआ। घर जा, इन्हें मैं देख लूँगी। सुभान अल्लाह, भाभी सलामत रहे। इस जंगली को इतने मैनर्स तो सिखा ही दिया आपने। हाँ, वह बमुश्किल उठा वहाँ से निकला जबकि वह पागल आदमी इन तीनों लाशों को इनकी मंजिल तक पहुँचाने निकल पड़ा। सुल्तान ने झुककर किचन में देखा। वो हातम बे के करीब खड़ी इन्हें काम करता दिलचस्पी से देख रही थी। हर किसी सीटी की आवाज़ पर ईशा ने मुड़कर देखा। वो ओट से आंखें निकाले उसे ही देख रहा था। ईशा ने उसके दोनों हाथ उसकी तरफ बढ़ाए जिन्हें वह मुस्कुराता थामता उसे खुद से लपेटा। वो तशक्कुर भरी सांस खारिज करती खुश हुई। कैसी हो? बिल्कुल फिट। आपने इतनी देर लगा दी? बस एक छोटा सा काम आ गया था, इसी में देर हुई। सुल्तान ने टेबल पर पड़ा पार्सल उसके हवाले किया। वो इसे खोल चुकी थी, जिसमें से 3 अलग अलग रंग के रुमाल बरामद हुए। इन पेस्टल कलर के रुमाल पर हाथ से बनाई का काम बहुत पुरकशिश लग रहा था। ईशा ने एक सफ़ेद रंग का हिजाब खोलकर देखा। वो काफ़ी खूबसूरत था। स्कार्फ के चारों कोनों पर छोटी छोटी लेस और पल्लुओं पर धागे का काम काफ़ी नफासत से किया गया था। सुल्तान ने इसके हाथ से स्कार्फ पकड़ते उसकी पूंछ से घुमाकर इसके सर पर रखा। वह दोनों पुरनूर चेहरा इस सफ़ेद रंग में मजीद चमक रहा था। वह झुककर इसकी पेशानी पर लब रख गया। ये हिजाब तुम पर जचता है, तुम्हारी इस मुकद्दस किताब पर खिलाफ की तरह। ईशा की आंखों में एक चमक उभरी। उसने मोहब्बत पाश निगाहों से उसे देखा तो आखिर वो मानता था कि वो किताब मुकद्दस है। वो मानता था कि वो अहम और ख़ास है। वो खुश हुई थी और इसे खुश और मुस्कुराता देखकर वो पागल आदमी अपनी सारी थकन अपने वजूद से दूर होती हुई महसूस कर रहा था। वो अपने ड्रीम हाउस को मुकम्मल सजा चुकी थी। सुल्तान ने पूरे घर की सेटिंग उसकी मर्जी से की थी, मगर इसे कुछ तो कमी लग रही थी और वो कमी उसकी पसंदीदा चीज़ की थी। अब्दुर,
मैं आपसे कुछ मांगूँ तो मुझे ला देंगे? उसने मासूमियत से पूछा। सुल्तान ने उसके खूबसूरत बाल अपने चेहरे से हटाकर उसे देखा। वो पलकें झपकती उसे देख रही थी। लड़की, इतने प्यार से मांगोगी तो तुम्हारा ये पागल आदमी अपना दिल भी निकाल कर तुम्हारी इस छोटी सी हथेली पर रख देगा। वो हंसी। वो तो ले चुकी हूँ ना। वो बड़ी महारत से। चोरनी कहीं की। वह मुस्कुराया। नहीं तो मैंने कब चुराया? वो तो आपने खुद दिया ना मुझे। खुद मतलब जब आप मुझसे टकराए थे ना। सुल्तान ने इस बात में सर हिलाया। तब आपने मेरी चीज़ों वाले थैले में अपना दिल भी डालकर मुझे थमा दिया था। वो मुस्कुराया। तब तो मैंने देखा नहीं, मगर बाद में जब वो थैला खोला तो इसमें आपका दिल भी मिला। वो काफ़ी प्यारा लगा मुझे, इसलिए मैंने संभाल लिया। सुल्तान की मुस्कुराहट गहरी होती चली गई। चुराया तो नहीं था मैंने, सच्ची में। वो मासूमियत से बोली। सुल्तान ने उसके रुखसार पर हाथ रखते इसकी पेशानी पर सर टिकाया। ये तो मेरी किस्मत थी कि मेरा दिल बिल्कुल सही थैले में गिरा। नहीं जानता था कि वो थैला एक प्यारी सी शहजादी का है, जो हर चीज़ मोहब्बत से संभाल और समेट रखती है। और मेरा दिल उसने अपनी इस नरम और नाजुक सी आगोश में छुपा रखा है। और अब वो इतना नाफरमान हो चुका है कि वहाँ से एक पल के लिए भी निकलना पसंद नहीं करता। उसे इस नाजुक से आगोश की आदत हो चुकी है, जानलेवा आदत। वो अपनी गड़बड़ाती हुई पलकें झुका गई। बालकनी में सफ़ेद झूले पर एक दूसरे के संग झूलते वो दोनों अपनी ही दुनिया में खो चुके थे। वह मजबूर शख्स अब इस दुनिया से कभी बाहर नहीं निकलना चाहता था। वो इसका हाथ हमें से रोशन जहाँ में हर कदम उसके साथ चलना चाहता था। वो इसकी दुनिया में कहीं खो जाना चाहता था। तेज हवा से झूलते हुए दरख्त और बालकनी के दरवाजे पर लगा इसका वह विंड चाइम लहराता हुआ एक मधुर सा इरताश में उभार रहा था। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे ढेर सारे फूल चाहिए। मैं चाहती हूँ हमारे घर में इतने फूल हों जिसमें तरफ भी देखूँ मुझे हर जगह वो नजर आए। वो मुस्कुराया। हम अपने घर को तुम्हारे इन पसंदीदा फूलों से भर देंगे। वो चहक उठी। और कुछ? और क्या? और क्या चाहिए तुम्हें? और तो कुछ नहीं। अरे मैंने तो सुना था लड़कियों की तो फरमाइशें ही ख़त्म नहीं होती। और तुम कभी कोई फरमाइश करती ही नहीं। अरे अभी तो की। बस इतनी सी। मेरे लिए यही सबसे बड़ी फरमाइश है। सुल्तान की मुस्कुराहट नुमाया हुई। क्या फ़ायदा मेरा इतना कमाने का? तुम्हारे लिए ही तो कमाता हूँ। और तुम कुछ मांगती ही नहीं, तो इतने पैसे क्या अचार में डालूंगा? वो हंसी। मेरे पास सब तो है। आपने कभी किसी चीज़ की कमी रहने ही नहीं दी जो मुझे आपसे मांगनी पड़े। हाँ, बस फूलों की कमी हमेशा रहेगी और अब जितने भी ला देंगे कम ही है। निकम्मी कहीं की। वह मुस्कुराता हुआ नाव में गर्दन हिला गया। सुल्तान ने उसके बाल वापस अपने चेहरे पर गिराए और पाँव को हरकत देते इस सफ़ेद झूले को हवा में लहराया। इसकी ज़िंदगी बहुत बदल चुकी थी। अब वो बस सुकून चाहता था, वो सुकून जिससे वो बेरहम इंसान आशना तक न था। इस पुरमसरत सुकून को अपनी मजबूत आगोश में भरे वो धीरे धीरे झूलता अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत होता महसूस कर रहा था। ये गीत ने दरवाजे से झुककर अंदर झाँका। वह हमेशा की तरह किताब थामे बालकनी में ज़मीन पर बैठी अपनी ही दुनिया में कहीं गुम थी। वो अपना एक बाजू थामे अंदर दाखिल हुआ। किताब से निगाहें हटाकर वो इस पर जमा गई। आह, ये क्या करवा के आ गए हो तुम? अल्लाह! वो उठकर उसकी तरफ दौड़ी। इडियट इंसान, हर वक्त उल्टे काम करते हो। क्या करूं मैं तुम्हारा? आखिर तुम कब इन सब से बाज आओगे? यगीत ने गर्दन पर हाथ फेरते सर खुजाया। वो इसके हाथ और बाजू से निकलता खून देखती गहरी सांस भर गई। उसे देखकर शरारत से मुस्कुरा रहा था, जो उसके हाथ पर पट्टी बंधी थी, तीखी निगाहों से उसे देख रही थी। ऐसे क्या देख रहे हो? वो मुस्कुराया। तुमसे पूछ रही हूँ। दर्द हो रहा है, यगीत ने मुस्कुरा कर कहा। होलिया ने निगाह उस पर उसके जख्म पर दौड़ाई। और लो उल्टे पंगे। लड़की, मुझे वाकई दर्द हो रहा है। वह मुस्किन सी सूरत बनाए बोला। तो क्या करूं फिर मैं? ये तुम्हारी ही गलती है ना। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम ठीक कर सकती हो। और वो कैसे? वो गहरी सांस भरता सोफे पर लेटता इसकी गोद में सर रख गया। वो मुस्कुराहट दबा गई। यहाँ कौन सी दवा मिल रही है तुम्हें? सुकून की। वो मुस्कुराई। ये गीत ने इसका हाथ थाम कर अपने बालों में रखा। उखाड़ दूं क्या? वो हंसा। मेरी जंगली बीवी, बस उखाड़ना मत। बड़ी मुश्किल से बचा कर रखे हैं ये। उखाड़ूंगी तो तुम्हारा ही नुकसान है। अच्छा, वो कैसे? मेरा क्या नुकसान? अगर गंजे शौहर के साथ गुजारा कर लोगी तो शौक से उखाड़ दो। वो हंसी दबा गई। हीटियट, उठो यहाँ से। किस लिए? मुझे भूख लग रही है। तुमने खाना नहीं खाया? वो उठा। नहीं। वो क्यों? या तो तुम बेवकूफ़ हो या मैं। यगी ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। अगर ध्यान दो तो हमारी शादी हो चुकी है, इडियट इंसान। ये कहती वो बाल झटक कर कमरे से निकली और वो इडियट इंसान इसके जाने के बाद बात समझकर खुलकर मुस्का।
हुलिया ने उसके हाथ से चम्मच लेते एक तरफ रखा और वो नवाला बनाकर उसकी तरफ बढ़ा गई। यगीत ने हैरानकुन निगाहों से उसे देखा। उल्टे हाथ से खाना नहीं खाते, मैं खिला देती हूँ। वो मुस्कुराया। हुलिया ने वो गौर से देखा। वह मुस्कुराहट अलग थी। वो गर्दन झुकाए बैठा था। उसे वो यूं खामोश देखकर थोड़ा उलझ रही थी। क्या हुआ? इतनी खामोशी? यगीत ने सर उठाए उसे देखा। माँ की याद आ गई क्या? वो भी ऐसे ही खाने खिलाती होगी ना? वह मुस्कुराई, मगर मुकाबिल खामोशी से उसे तक रहा था। हाँ सच, तुमने कभी अपने पेरेंट्स से नहीं मिलवाया मुझे। वो कहाँ रहते हैं? यगीत ने कंधे उचकाए। हुलिया ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। नहीं जानता। क्या मतलब? वो नवाला बनाकर उसकी तरफ बढ़ाया। यगीत ने इसके हाथ से नवाला लिया और गर्दन झुका गया। अंकल आंटी के यहाँ नहीं रहते? यगीत ने नफी में सर हिलाया। फिर कहाँ रहते हैं? रोमानिया। वो उसे देख रही थी। मैं एक रोमन था। मतलब अब नहीं हूँ क्या? यगीत ने नफी में सर हिलाया। अब मैं एक तुर्क हूँ और मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुतज़्ज़िब सी उसे निगाह से देखती उलझी। क्या तुम इनके साथ नहीं रहते? मैं रहना चाहता भी नहीं। मगर क्यों? क्योंकि वो मुझे नापसंद करते हैं। नापसंद? और तुम्हें? पर क्यों? उसने गर्दन झुका दी। क्या मैं जान सकती हूँ तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में? तुम्हें तो हक है। यगीत ने इसके बाल कान के पीछे दुरुस्त किए। वो मुझे पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि मैं कमज़ोर था। मेरा बचपन काफ़ी स्ट्रेंज था। मैं बाकी बच्चों के जैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो समझते थे मैं एबनॉर्मल हूँ। मैं एक एलीट फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, जहाँ ऐसे बच्चों को शर्मिंदगी का बायस समझा जाता है। दे हेटेड मी एंड थ्रू मी अवे लाइक अ ट्रैश। वो हैरानी से उसे सुन रही थी। मेरी वजह से वो अपने आरो अराउंड अराउंड लोग में इन्हें बैठ नहीं सकते थे। लोग इन पर हंसते थे क्योंकि इनका बेटा स्लो था। वो बातें जल्दी समझ नहीं पाता था। वो चीज़ों को जज करने में बहुत वक्त लगाता था। बड़े लोग अपनी औलाद को अब यतीम खाने तो छोड़ नहीं सकते, यू नो। एज अ शेम। तो उन्होंने मुझे फेंक दिया एक ऐसी जगह जहाँ मेरे चारों तरफ बस मौत थी। भूखे खूनख्वार जानवरों से भरे इस जंगल में 4 साल का वो बच्चा तकरीबन मर चुका था। हुलिया ने गहरी सांस भरी। वो हैरान थे। फिर फिर वहाँ मुझे कोई मिला, एक पागल इंसान। वो देखने में ही पागल और सरफिरा था। न जाने क्या सोचकर उसने मुझे संभाला। शायद मेरी ज़िंदगी को अभी ख़त्म नहीं होना था। उसने मुझे ज़िंदगी दी। इस कमज़ोर बच्चे को फौलाद की तरफ ताकतवर बनाया। उसने मुझे सिखाया कि कभी खुद पर तरस मत खाना, तुम कुचल दिए जाओगे। ताकतवर बनो और कुचल डालो इन सबको जो तुम्हें कमज़ोर समझते हैं। दिखाओ इनको कि ताकत और पागलपन क्या होता है। उसने मुझे नाम दिया, यगीत अल्ब, बहादुर, ताकतवर, और मुझे तैयार किया। सुल्तान था वो, मेरा पागल सरफिरा भाई, मेरी हिम्मत, मेरी माँ बाप, भाई, सब कुछ बस वही है। यगीत ने इस खूबसूरत नीली आंखों से निकलता समंदर अपनी उंगलियों की पूरों में कैद किया। वह इसका हर लफ्ज़ खामोशी से सुनती बिना पलकें झपके उसे देख रही थी। तुम बहादुर हो और ढीठ भी। वो मुस्कुराया। मेरी माँ ने मुझे कभी अपने हाथ से खाना नहीं खिलाया और मुझे इनकी याद नहीं आती। हुलिया ने नवाला बनाकर उसकी तरफ बढ़ाया। तुम यूँ खिला रही हो तो अजीब लग रहा है। वो मुस्कुराई। तुम एहसास से पीछे न रह जाओ, इसलिए हुलिया तुम्हें हमेशा अपने हाथ से खिलाएगी। वो हंसा तो इसकी गहरी आंखों से आंसू फिसल कर बह निकले। वो गर्दन झुकाए बैठा था। हुलिया ने इसका चेहरा अपने हाथों में थामा। बहादुर बच्चे यूँ रोते नहीं। वो झुककर उसके कंधे पर सर रख गया। मैंने कभी नहीं सोचा था हुलिया कि कभी कोई मेरी ज़िंदगी में यूँ शामिल हो जाएगा कि इसके बगैर मेरा एक पल नहीं गुजरेगा। मैं तो ये अकेला रहना सीख गया था। लगा उम्र यूं ही तमाम हो जाएगी, मगर तुमने ज़िंदगी मुकम्मल कर दी। वो प्यारा सा लड़का उसके कंधे से लगा बच्चों की तरह रो रहा था। बस खामोश। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। हुलिया हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, ढीठ इंसान। हुलिया, आई लव यू। यगीत ने बुलंद आवाज़ में कहा। वो हंसी। तुम सचमुच इडियट हो। बस चुप हो जाओ ना। तुम यूँ रोगे तो मैं भी रो दूंगी, और तुम मुझे चुप भी नहीं करवा पाओगे। मैं बहुत बुलंद आवाज़ में रोती हूँ। यगीत ने अपना हिसार तंग किया और सुकून भरी सांस खारिज करता पुरसकून हुआ। तुम कभी रोना मत, तुम्हारे हिस्से का मैं रो लिया करूँगा। बस तुम खुश रहना, मैं तुम्हें खुश रखूँगा हमेशा। वो बस उसे देख कर रह गई। यगीन ने इन खूबसूरत आंखों पर लब रखी। इस अचानक कार्रवाई पर वो सिमट गई। अब ज़्यादा फ्री मत हो, हटो। होलिया ने उसके कंधों पर हाथ रखते धकेला। उसे अपने चेहरे पर वो खूबसूरत लम्स महसूस हो रहे थे, मगर वो उसे रोक ना पाई। वो नादान सी लड़की सहम कर उसकी आगोश में जा छुपी। वो इसके आंसू अपनी नीली आंखों में ही कहीं कैद कर गई थी। न जाने कितने अरसे बाद वो शख्स पुरसकून हुआ था। वो मुतमईन था,
आखिर कोई था जो उसे संभाल चुका था। ऑर्फन केयर की वो संजीदा सी लड़की बेसब्री से अपनी इकलौती दोस्त का इंतजार करती कमरे में हर तरफ टहल रही थी। फिदार की वापसी का दिन, वो चांद और हिना की हर उलझन का हल आज मुकम्मल होने वाला था। शिफा आंटी के हमरा वो चश्मिश घर में दाखिल हुई तो हिना ने तशक्कुर भरी सांस खारिज की। वो बिना रुके दौड़कर इसके करीब आती से गले लग चुकी थी। फिदा की आंखें बड़ी हुई और खुलकर हंसी। तो मेरी कदर अब हो ही गई तुम्हें। शिफा आंटी ने इन दोनों को देखते हुए खुशबाश से मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। हिना ने एक नज़र उसे देखा। मैंने तुम्हें मिस किया फिदार। वो जानती हूँ। वो हंसी। इसलिए फ़र्स्ट प्राइज़ जीत कर लाई हूँ ताकि तुम्हें मिस करने के बाद तुम बदले में तुम्हें कुछ दे सको। क्या वाकई? हाँ हिना, हमारे फिदार ने पहली पोजीशन हासिल की और जानती हूँ इसके लिए एक एडॉप्शन भी आ चुकी है। हिना की मुस्कुराहट एक पल में गायब हुई। वो लोग कल आ रहे हैं, शिफा आंटी ने हिना के सर पर हाथ रखते मुस्कुरा कर कहा, जबकि फिदार की नज़रें इस पर जमी थी। वो शरीर सा मुस्कुरा रही थी। अपनी पसंदीदा जगह इन सीढ़ियों पर एक दूसरे के हमरा बैठी वो दोनों ही खामोश थी। तुम जा रही हो? हिना की आवाज़ पर फिदार ने गर्दन घुमाकर इसे देखा। क्या तुम मुझे जाने दोगी? हिना ने उसे देखा। मैं रोक थोड़ी ना सकती हूँ। क्यों नहीं? तुम मेरी दोस्त हो। मैं कहूँगी तो क्या तुम नहीं जाओगी? अरे पागल, तुम कहोगी तो भी नहीं जाऊँगी। हिना ने सवालिया निगाहों से देखा। मुझे ज़रूरत नहीं किसी फैमिली की। मेरे पास मेरी फैमिली मौजूद है। फिदार ने हिना का हाथ थामते मुस्कुराहट लिए कहा। हिना, हम एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारेंगे एक दूसरे के संग। हिना की मुस्कुराहट गहरी हुई। वो जान चुकी थी कि अब वाकई उसे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। फिदार उसे मुकम्मल करती है। शिफा आंटी ने एक निगाह इन दो पागल लड़कियों पर दौड़ाई। सोच लो, मैं तुम लोगों को पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती बच्चों। ये तुम लोगों की ज़िंदगी है और तुम बेहतर जानती हो कि उसे किस तरह गुजारना है। आंटी हम जानते हैं, मगर मुझे और फिदार को किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। आप बस हमारा वक्त पूरा होने तक हमें यहीं रहने दें। इसके बाद यहाँ से हम एक साथ जाएंगी। फिदार ने इस बात में सर हिलाया तो शिफा आंटी ने दोनों के सर पर हाथ रखा। इन दोनों की ज़िंदगी ऐसी ही थी। वो सहारे ढूंढने की राह पर निकली दो नन्ही लड़कियां अंधेरों में जा गिरी थीं और फिर जब इन अंधेरों से बाजियाब होकर संभली तो जान गई कि इन्हें ज़रूरत नहीं, ना किसी सपोर्ट, ना किसी सहारे और ना किसी नाम की। वो आज़ाद हैं और एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार सकती हैं। फिदार ने हिना का हाथ थामा और वो चल दी। फिदार की बनाई गई पेंटिंग काफ़ी पुरकशिश थी। वो पेंटिंग आज़ाद परिंदों और लड़कियों की थी जो एक रोशन, आज़ाद और खूबसूरत से मंजर में एक दूसरे का हाथ थामे किसी अनजाने सड़क पर बेनियाज चलती हुई जा रही थी। इनके इर्द गिर्द का मंजर बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। रंग बिरंगे दरख्त, आसमान पर जगमगाते सितारे, परिंदे और आज़ाद फिज़ा। वो मुख्तसर सी पेंटिंग इनकी ज़िंदगी थी। हिना उसे देखते चहक उठी। वो खुश थी और वो घुंघराले बालों वाली लड़की उसे देखकर मुतमईन। तो आखिरदार को किसी का साथ मिल चुका था, जो साथ उसे अपनी 22 साला ज़िंदगी में ख्वाब की तरह महसूस होता था। वो उलझी हुई नामालूम पहेली थी, जिस पहेली को धीरे धीरे अब हिना को खुद सुलझाना था। हिना ने चांद की तरफ उंगली घुमाई। देखो फिदार, वहाँ जो वहाँ नजर आ रहा है वो सदियों से मौजूद है, मगर इसकी उम्र 1 माह से ज़्यादा नहीं। वो चांद। फिदार की आंखों में चमक उभरी, मगर वो इसे हिना से छुपा गई। वाह हिना, ब्रावो। फिदार ने ताली बजाई। तुम तो वाकई समझदार होती जा रही हो। हिना ने बाल झटके। तुमने ठीक कहा फिदार, वहाँ इस जादुई दुनिया में हर जगह एक राज छुपा है। फिदार ने लंबी सांस भरी। वो जादुई दुनिया देखने में खूबसूरत है हिना, मगर वहाँ आजमाइशें और तलखियाँ हैं। वो दुनिया हमारी इस दुनिया का हर रंग देख चुकी है। वो जो हमसे पहले था और जो हमारे बाद होगा, वो सब इसके चश्म नज़र होगा। वो तजर्बाकार है। वो हमें खुद में छुपे राज सुलझाने में मदद देती है। वो आसमान की तरफ निगाहें जुमाई किसी कैफियत में बोल रही थी और हिना इसे बगौर देखती इसकी हर बात सुनती इस बात में सर हिला रही थी। तो अगली पहेली के लिए तैयार? हिना ने दोनों हाथ हवा में उठाए। अर्ज़ करो। फदार की मुस्कुराहट गहरी हुई। तो बताओ, वो क्या चीज़ है जो सांस नहीं लेती मगर पैदा होते ही उड़ जाती है? हिना ने सर खुजाया, मगर वो मुस्कुराती हुई इस बात में सर हिला गई। मैं इसे भी ढूंढ लूँगी। शाबाश। अच्छा जा रही हो हिना, तुम एक दिन बहुत आगे जाओगी, जानती हूँ, और मेरे साथ तुम्हें भी घसीट कर ले जाऊँगी। दोनों बैक वक्त हंसती। इस खूबसूरत से घर में ढेरों फूल देखती वो खुशी से उछल रही थी। इसके निकम्मर शौहर ने पूरा घर फूलों से भर दिया था। अपनी पसंदीदा बालकनी में इसके हमरा इन फूलों को तरतीब से सेट करती वो खुश थी। इसके चेहरे पर वो बच्चों जैसी मुस्कुराहट देखता नाव में गर्दन हिला गया। वो कुशादा बालकनी मुकम्मल फूलों से भर चुकी थी। वह दोनों बाहें इसके गर्दन के गिर्द हमाल करती उछल रही थी।
अब्दुल, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ। आप मेरी खुशी का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इतने सारे फूल, आप बहुत अच्छे हैं अब्दुल। सुल्तान ने दोनों आईब्रो उठाए। काफ़ी शोर है ना यहाँ पर? तुमने बुरा कहा और मुझे अच्छा सुनाई दिया। वो हंसी। मैंने अच्छा ही कहा। सुल्तान ने मुस्कुराकर इसकी नाक पर टच किया। वो गर्दन फूल उठाए उसे देख रही थी, जबकि इसके मुकाबले वो अपनी गर्दन फूल झुकाए उसे देखने में मसरूफ़ था। ये भी ठीक है, मगर वो पहले वाला ऑप्शन मुझे ज़्यादा पसंद है। ईशा ने मुंह पर हाथ रखते हंसी दबाई। वो तो आप ही हैं, पर कभी कभी अच्छे हो जाते हैं। इतनी तारीफ मत करो लड़की, मेरे इस हैंडसम चेहरे पर दाने निकल आएंगे। वो खुलकर हंसी। सुल्तान ने उसके बंधे बाल हाथ बढ़ाकर कैचर से आज़ाद किए तो वो तेज़ हवा से झूलते हुए हर तरफ लहरा गए। इसके करीब आने से कब्ल ही वो तेज़ लड़की उछलकर कमरे की तरफ भागी और वह बस उसे देखता रह गया। पागल लड़की। वह नाम में गर्दन हिलाता अपने काम में मसरूफ़ हुआ। वो पूरे घर में घूम रही थी, लैपटॉप पर अपना काम करते उसे उसकी आवाज़ हर जगह से सुनाई दे रही थी। कभी वो किचन में मौजूद होते तो कभी कमरे में, तो कभी सीढ़ियों पर। वो खूबसूरत सा घर इस प्यारी सी लड़की की बात और हंसी से गूंजता इस मजबूत शख्स को पुरसकून कर रहा था। वह सुकून महसूस कर रहा था। आखिर वो थक हार कर उससे कुछ ही फासले पर आ बैठी। मोबाइल स्क्रीन पर उंगलियां चलाती उसे चोर निगाहों से देखती हल्का सा मुस्कुराई और उठकर उसके करीब आ बैठी। ये देखिए, ईशा ने अपना मोबाइल इसकी तरफ बढ़ाया। सुल्तान ने उसे थामते इस पर चलती क्लिप को देखा, जहाँ एक नौजवान लड़का अपने लंबे लंबे बालों को तरतीब देता कभी झटकता तो कभी बांधता। सुल्तान उसे बहुत देख रहा था कि मुझसे ज़्यादा हैंडसम है क्या। ईशा की हंसी बुलंद हुई। इसकी शक्ल को छोड़ें, इसके बाल देखें। क्या है इसके बालों को? अरे ध्यान देना। सुल्तान ने प्लीज़ फिर से वो क्लिप देखी, मगर वो सवालिया निगाहों से उसे देख रहा था। हाँ अब्दुल, इसके बाल देखें। आप ही ऐसे बाल रख लेना, आप पर बहुत सूट करेंगे। सुल्तान ने नीम आंखें खोले उसे देखा। सच में, आप तो वैसे भी वुल्फ है और ये वुल्फ कट आप पर बहुत सूट करेगा। तुम्हें ये पसंद है? ईशा ने नफ़ी में इस गर्दन हिलाई। ये नहीं, मगर जो आप रखेंगे वो पसंद होंगे। वह मुस्कुराया। तो तुम चाहते हो मैं लड़कियों जैसे बाल रख लूँ? ईशा ने माथे पर हाथ मारा। अरे मेरी मोटी अकल, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? इतनी बड़ी थोड़ी ना, बस थोड़े से वुल्फ कट आप पर बहुत सूट करेगा। सच्ची में, वो पलकें झपकती बोली। अगर वैसे बाल रख लूँ तो तुम खुश हो जाओगी। ईशा ने इस बात में सर हिलाया। बहुत ज़्यादा खुश। सुल्तान ने सीने पर हाथ रख के गर्दन झुका दी। अच्छा, अब रखेंगे ऐसे बाल? प्यारी बीवी की फरमाइश है, रद्द कैसे कर सकता। ईशा ने उसका चेहरा दोनों हाथों में थामते जोर से दबाया। वो हंसा। कहीं और ही था। वो भटक रहा था। सुल्तान ने अपने काम में फिर से मसरूफ़ हुआ, मगर इसका ध्यान गर्दन पर हाथ फेरते उसे देखा, जो मज़े से बैठी बादाम के टुकड़े मुंह में रखती स्क्रॉलिंग करने में मसरूफ़ थी। सुल्तान ने लैपटॉप एक तरफ करते अपनी जेब से इसका कैचर निकाल कर बढ़कर इसके बाल रोल करके कैचर में मुकीद किए। बच जाओ मुझसे ईशा, बच जाओ। वह सवालिया निगाह से उसे निखार रही थी। आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? मुझे समझ नहीं आती। पागल हैं आप? ये कहते हुए वो उठकर किचन की तरफ बढ़ी थी। सुल्तान ने बालों में हाथ फेरा और वो फिर इसके पीछे किचन में दाखिल हुआ। वो अपनी ही धुन में बड़बड़ा रही थी। सुल्तान ने कलाई से थामते घुमाकर उसका रुख अपनी जानिब किया। पागल हैं आप पूरे। और ये तुम्हारी जुल्फ़ें मुझे मज़ीद पागल करती हैं। आपको इनसे क्या मसला है अब्दुल? ना आप इन्हें बंधने देते हैं न खुले। सुल्तान ने खींचकर उसे अपने हिसार में घेरा। जिस दिन तुम्हारा ये जंगली जानवर तुम्हारी इन कातिल जुल्फ़ों से हार मानकर अपनी हदूद तोड़ बैठा ना, उस दिन तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, मेरी पारो। सुल्तान ने उसके रुखसार पर उंगली ट्रेस करते धीरे से कहा। अपने गाल पर उसकी ट्रेसिंग महसूस करती वो सहम सी गई। तो क्या मैं इन्हें कटवा दूँ? सुल्तान के साहब एकदम तने। उसने अपनी गिरफ्त मज़ीद मजबूत की। ये मेरे हैं, इन पर सिर्फ मेरा हक है, और अगर तुमने इन्हें कटवाने की जरूरत भी की तो ईशा ने इनकी आंखों में देखते कहा। जान ले लूँगा। उसने अपना हिसार तंग किया। उसकी पलकें चंद लम्हे गड़बड़ाई। इस पागल आदमी का चेहरा इसके इतने नज़दीक था कि वह दहकती सांसें उसे अपने चेहरे पर हर जगह महसूस हो रही थी। वह थूक निकलती इसके कंधों पर हाथ रखे उसे खुद से दूर कर धकेलने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उम्मीद है समझ गई होगी। ईशा ने बच्चों की तरह इस बात में सर हिलाया। क्या समझी? ज़रा दोहराओ। सुल्तान ने अपना कान उसके लबों के नज़दीक किया। बाल नहीं कटवाने। और इसकी मजबूत गिरफ्त मज़ीद तंग हुई। और किसके हैं? किसके हैं ये? आपके। और अगर ये कम हुए तो आप वाकई मेरी जान ले लेंगे? उसकी मासूमियत भरी आवाज़ पर सुल्तान ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ?
वो अपना हिसाब दुरुस्त करता थोड़े सर्द लहजे में बोला। ईशा ने फूल आंखें खोले उससे देखा। तुम्हारे बालों के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। वो पलकें झपक रही थी। तो क्या सच में मेरी जान ले? सुल्तान ने इसकी पेशानी पर लब रखे। तुम्हें किसने कहा कि जान लेने के लिए कत्ल करना ही ज़रूरी होता है? ईशा ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। वो शरीर से मुस्कुराया। मतलब मेरी मासूम गुड़िया कब बड़ी होगी तुम? आपको मैं छोटी लगती हूँ। इतनी सी हो बस। सुल्तान ने उंगलियों अंगूठे को मिलाकर बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ते उसकी जानिब किया। ईशा ने पूरा जोर लगाकर उसे दूर धकेला। मैं छोटी नहीं, आप कुछ एक्स्ट्रा ही बड़े। वो शरीर सा मुस्कुराता दोनों हाथ कमर पर बांध गया। अच्छा ज़रा यहाँ आना। वो करीब हुआ तो वो एक पल में किचन से बाहर निकली। हाँ बच्चे, कब तक भागोगी मुझसे और कहाँ जाओगी आखिर? मैं हर जगह हूँ। ईशा ने तीखी निगाहों से उसे देखा। यही तो मसला है ना, आप हर जगह भूत बनकर मेरे इर्द गिर्द मंडलाते रहते हैं। वो इसके सामने टांग पर टांग रखे बैठा फुर्सत से उसे नहा रहा था। वैसे आपकी और मेरी उम्र में कितना फ़र्क है जो आप मुझे हर वक्त बच्चे ही कहते हैं रखते हैं? गेस करो तो। सुल्तान ने पाँव को हरकत देते कहा। मेरे ख्याल से आपको देखकर लगता है कि आप मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 साल ही बड़े होंगे। सुल्तान की मुस्कुराहट गहरी हुई। गैस करने में तो बड़ी निकम्मी हो। क्या मैंने गलत कहा? सुल्तान ने इस बात में सर हिलाया। जानती हूँ हमारी उम्र में कितना फ़र्क है? ईशा ने नफ़ी में सर हिलाया। 9.5 साल। सुल्तान की बात पर इसका मुँह और आंखें खुली की खुली रह गई। सुल्तान ने उसे ऊपर से नीचे तक बगौर देखा, जो देखने में तो इतनी उम्र का बिल्कुल नहीं लगता था। एकदम फिट और हट्टा कट्टा जवान इंसान। देखने में तो बिल्कुल भी 29 साल का नहीं लगता था। आप तो दादाजी हैं। वो हैरानी और शरारत से बोली। वो खुलकर हंसा। सच में आप इतने बड़े हैं मुझसे। वह इस बात में गर्दन हिला गई। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जानकर क्या करती तुम? अरे अब इतने बूढ़े आदमी से शादी थोड़ी ना करती मैं। आपको तो जल्दी ही टपक जाएंगे। सुल्तान ने मुस्कुराहट दबाई। इतनी जल्दी तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा लड़की। वो आप हटता सोफे की कुर्सी से टिका गया। सच्ची आप मुझसे इतने बड़े? नहीं, ब्लफ मार रहा हूँ। वो हंसी। अरे अब क्या स्टाम्प पेपर पर लिख कर दूँ? बूढ़े शोहर। वो बड़बड़ाई। बच जाओ मुझसे। सुल्तान ने आईब्रो उठाए। अरे इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? हर इंसान बूढ़ा ही हो जाता है। वो तो आपकी किस्मत ही आपको इतनी प्यारी सी बीवी मिल गई। अब मुझे क्या पता था आप तो दादाजी होंगे। वो अपनी जगह से उठा। वो उससे तेज़ी से हाल के दरवाजे की तरफ भागी। रुको ज़रा, बताता हूँ तुम्हें कितना बूढ़ा हूँ मैं। सुल्तान ने उसके पीछे कदम बढ़ाए। वो फूलों की क्यारियों के पीछे जा रुकी। एक मिनट, नो चीटिंग। आप इसके ऊपर से नहीं आ सकते। किस खुशी में? और कहाँ लिखा है कि इसके ऊपर से नहीं गुजर सकते? वो फूलों के ऊपर से कूद कर उसकी तरफ आया। वो भागकर फिर से दूसरी तरफ आई। अरे आप तो चीटिंग कर रहे हैं। इट्स नॉट फेयर मेरी पागल बीवी। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। सुना नहीं क्या? वो कूदकर दोबारा उसकी तरफ आया। वो भागी, मगर वो तेज़ आदमी भला उसे भागने दे सकता था? सुल्तान ने एक पल में तेज़ी से भागते उसे कमर से थामकर हवा में उठाया। आई एम सॉरी। अब नहीं। ईशा की ज़ोरदार चीख बुलंद हुई और उसकी मजबूत गिरफ्त में बुरी तरह से फंस चुकी थी। क्या कह रही थी? अब बताओ। सुल्तान ने उसके नाजुक से रुखसार पर धीरे से दांत काटते कहा। वो चिल्लाई। अब नहीं कहूँगी, प्लीज़ छोड़ दें एक दफ़ा बस। ये क्या कह रही थी? ज़रा बताना, एक दफ़ा कहो फिर से। नहीं। सुल्तान ने इसके दोनों बाजुओं को पुश्त पर ज़ोर से पिन किया। वो बुलंद आवाज़ में चिल्लाई। कहो। दादाजी। ये कहते ही वो खुलकर हंसी। सुल्तान ने अपने कंधे पर उठाया चल दिया। बताता हूँ तुम्हें, ये दादाजी आखिर कितना बूढ़ा है। अब्दुल प्लीज़, अब नहीं कहूँगी, पक्का। सॉरी ना। ईशा ने उसके कंधे पर ज़ोर से मुक्का जड़ा। सुल्तान ने उसे धीरे से बेड पर गिरा। एक मिनट, रुकिए, मेरी बात सुने। मैं तो बस मजाक कर रही थी, आप तो सीरियस ही हो गए। वो तेज़ तेज़ बोली तो सुल्तान का कहकहा बुलंद हुआ। वो करीब हुआ। अरे एक मिनट, बात तो सुने। हम कोई डील कर सकते हैं प्लीज़? हाँ, तो अब तुम्हें मुझसे डील करनी है? जी, करूँगी, प्लीज़। तो फिर ठीक है। सुल्तान ने उसके बराबर लेटते इसका हाथ अपने सीने पर रखा। एक शर्त पर जाने दूंगा। बताएं। तो फिर कहो। क्या कहूँ? दैट यू लव मी। ईशा ने रुख मोड़ते मुस्कुराहट दबाई। तो अब मैं क्या आपसे झूठ बोलूँ? वो शरारत से बोली। लड़की। सुल्तान ने चेहरे पर हाथ फेरा। चलो झूठ ही बोल दो, मैं सुन लूँगा, खुश हो जाऊँगा। नहीं ना, झूठ नहीं बोलते, गुनाह होता है, अल्लाह पाक सज़ा देते। ओके, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी।
वो झुका। ईशा ने उसके सीने पर हाथ रखते उसे रोका। वो बिना पलकें झपके देख रही थी। सुल्तान के चेहरे पर शरीर से मुस्कुराहट दौड़ गई। वो उसे यूं देख रही थी जैसे इसके अलावा आसपास कुछ नहीं। हैंडसम होना मैं। वो हंसती उसके सीने पर सर टिका गई। नहीं तो वो क्या कहते हैं पंजाबी में? क्या था वो सोचने के अंदाज में बोली। हाँ, अब कोजी हैं। सुल्तान ने एक आईब्रो उठाकर उसे देखा। मैं कोजा हूँ। ईशा ने फुर्सत से अस्पात में सर हिलाया। हाँ, इतने हैंडसम बंदे की कदर नहीं है तुम्हें, और खुद आप आप कहते बड़े सोहनी है तू। खुद तो बड़ी खूबसूरत हो ना तुम, कोजी जी। वो शरारत से कहता सर झटकता बेड से उतरा। जा माफ़ कीता, जा माफ़ किया। ये कहता हुआ पैर पटकता कमरे से निकला। ईशा की हंसी बुलंद हुई और वो खुलकर हंसती बेड पर धड़ाम से लेटी। मेरा कोजा जिया। वो सीने पर हाथ रखे दिल से मुस्कुराई। वो जब से यहाँ थी इसके साथ पैदल घूमने नहीं निकली थी। आज पलाट की ढलवानदार गलियों में उसके संग पैदल चलती वो आसपास की खूबसूरत और रंगों से भरपूर गलियाँ और घर देखती खुश हो रही थी। एक जगह लगी पत्थर की सीढ़ियाँ ऊपर तक जा रही थी और हर सीढ़ी अलग रंग से रंगी थी। वो एक एक स्टेप उसके कदम पर कदम चलती इस प्यारी सी जिंदगी में ढेरों रंग भरते हुए महसूस कर रही थी। दमरिला स्ट्रीट में दाखिल होती वो सर उठाए आसमान पर लहराती इन रंग बिरंगी छतरियों को देखती मुस्कुराई। अब्दुल, हम एक वीडियो बनाते हैं, आप यहाँ आए। वो कैमरा ऑन करके उसकी तरफ बढ़ाया। वो सवालिया निगाहों से उसे देख रहा। आप बस वीडियो बनाएं, मैं ऐसे आपका हाथ थाम कर चलूंगी। ईशा ने इसका बड़ा सा हाथ थामा। सुल्तान ने मुस्कुराते हुए अपनी प्यारी बीवी का ऑर्डर फॉलो करते कैमरा सामने किया और वो इसका हाथ थामे चलती जा रही थी। कैमरे में सुल्तान का बस हाथ नुमाया हो रहा था। बाकी इस पागल सी लड़की की पुश्त और इसके हाथ में वो बड़ा सा हाथ। वो इसके संग इस रोशन और रंगीन दुनिया में चलता हुआ जा रहा था। इसकी हंसी और बातें उसके इर्द गिर्द किसी मधुर सांस की तरह गूंजती उसे पुरसकून कर रही थी। वो हंसती है तो लगता है समाने में खुशी है। वो सजती है तो दुनिया हसीन लगती है। वो सिरेला बड़बड़ाया। बेमकसद सड़कों पर इसके संग पागलों की तरह फिरते वो मुतमईन था। वो जिस तरफ इशारा करती वो उस तरफ मुड़ जाता। आखिर को शाम ने अपने फर फैलाए और हर तरफ जगमगाती रोशनियों ने शाम को अपनी आगोश में भरा। वो गाड़ी के करीब दरवाज़ा खोले खड़ा था। फरमाबरदार शोहर, ये कहते हुए किसी मलका की तरह गाड़ी में विराजमान हुई। वो खुश हुआ था। आखिर वो थी इसकी मलका। आपके साथ घूमने में बहुत मज़ा आता है अब्दुल। वह मुस्कुराया। सुल्तान की निगाह अचानक फ्रंट मिरर पर पड़ी और इसकी मुस्कुराहट एक पल में गायब हुई। बस सुल्तान ने स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत करते उसे घुमाया, मगर उसकी गाड़ी मुड़ने से पहले उसके अकब से निकली एक ब्लैक कलर की थॉर एक झटके से उसकी गाड़ी से टकराई और सुल्तान की गाड़ी संभलने के बावजूद स्पीड ज़्यादा होने की वजह से उथल पुथल होती गाड़ी के मुंह को पूरी तरह उल्टी हुई जा रही थी। इसकी बुलंद होती चीखें सुनता वो दोनों हाथों से उसे थामे उस पर झुका था। गाड़ी उलट पलट होती रुकी। सुल्तान ने घूमते सर को थामते जोर से आंखें मीची और अपनी आंखों में आगोश में बेसुध पड़ी अपनी बीवी को देखा। ईशा, ईश, वो मुश्किल बोल पा रहा था। उठो। सुल्तान ने इसका चेहरा थाम कर मुकाबल किया तो इसकी रगें एकदम सख्त हुई। ईशा की पेशानी से खून की लकीर फिसल कर उसके गर्दन तक पहुंच चुकी थी। सुल्तान ने इसके चेहरे को थपका। उसकी गाड़ी का दरवाज़ा किसी ने एक झटके से खोला। वह एक तरफ को उल्टी हुई गाड़ी अपने हवास दुरुस्त करता उसे एक तरफ की अपनी पेंट की हुक से रिवॉल्वर निकाल चुका था। सुल्तान के असाब तने और वह फना कर देने वाला गुस्सा और गज़ब इसके चेहरे पर पूरी शान से फैल चुका था। सुल्तान ने दरवाज़ा खोलने वाले आदमी पर अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट की। इसके सीने में गोलियां उतारते हुए इसे ढेर कर चुका था। वह बमुश्किल वहां से निकला और उसके बाहर निकलते ही एक ज़ोरदार ज़रब उसे अपने सर की एक तरफ महसूस हुई। सर पर हाथ रखता वो मुड़ा। पीछे खड़े उस आदमी ने लोहे का वो डंडा हवा में लहराया कि सुल्तान ने तेजी से बढ़कर इसकी गर्दन पर गिरफ्त मजबूत की। वो इसे अपने मजबूत हाथों में कुचलने में मसरूफ था। वो दो आदमी अपनी मौत की तरफ खुद लपके थे तो भला सुल्तान ने किस तर्ज बख्शता। सुल्तान ने मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ देर उंगलियां चलाते इस आदमी को एक तरफ फेंका। वो हवास खो चुका था। उसे एक तरफ फेंकते वो तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ा। सुल्तान ने इसकी तरफ का दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर वो एक तरफ से मुड़कर अंदर की तरफ धंस चुका था। सुल्तान ने उसके दरवाजे के हैंडल पर गिरफ्त मजबूत करते पूरी शिद्दत से खींचा। एक टांग गाड़ी के टायर पर रखे वो पूरा जोर लगा इस दरवाजे को इसके मकाम से अलग कर रहा था, मगर वो लोहे का मजबूत दरवाज़ा पूरी तरह से मुड़कर अपनी जगह से अंदर धंस चुका था। वो एक गहरी सांस भरता कुछ फासले पर और अगले ही पल दरवाजे के शीशे पर जा बुझा मुक्कों की बरसात करने लगा। वो बुलेट प्रूफ शीशा काफ़ी मजबूत था। वो धारते हुए पूरी शिद्दत से शीशे पर मुक्कों की बरसात कर रहा था।
इसके हाथों की पुष्ट पूरी तरह खून से लथपथ हो गई थी। सुल्तान का वजूद इस गहरी सर्दी में पसीने से शराबूर हो चुका था। इस मजबूत शीशे पर धीरे धीरे दरारें उभरने लगी। वो रुक नहीं रहा था। वो अपने हाथों को बुरी तरह जख्मी कर चुका था। आखिर कुछ देर की मेहनत के बाद वो बुलेट प्रूफ शीशा एक तरफ से टूट चुका था। सुल्तान ने अध लटके शीशे को पाँव की तरफ लगाते तोड़ा और बढ़कर इस ग्रीस से पड़े नफूस को बाहों में भरी गाड़ी से बाहर निकाला। वो जोर जोर से सांस ले रही थी। सुल्तान ने इसके चेहरे और बाएं हाथ पर फैले खून को देखा और इस मजबूत शख्स का चेहरा फक हुआ। सुल्तान ने उसे लटाते उसके चेहरे की तरफ हाथ भगाया, मगर उसका हाथ उसके जख्म तक पहुंचने से पहले ही लरसना शुरू हो चुका था। उसकी सांसें अपने हलक में ही अटकती हुई महसूस हो रही थी। ईशा, उठो, अपनी अपनी आंखें खोलो। सुल्तान ने उसके कंधों पर हाथ रखते झटका। उसने फिर से अपना हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर फैला खून साफ करना चाहा, मगर वह मजबूत हाथ लरस रहा था। वो हाथ जो किसी की जान लेते वक्त एक पल के लिए भी नहीं रुकता था। वो मजबूत हाथ जो बिला नागा खून और इंसानों की जालों से खेलते थे, जो एक पल की हजारों हिस्से में किसी की भी सांसें एक वजूद से निकाल कर रख देते थे। वो हाथ इस छोटे से जख्म को छूने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। इस मजबूत शख्स का चेहरा जर्द हो चुका था। सुल्तान ने मजबूती से उसे अपनी आगोश में भरा। वो अपनी जगह पर शल हुआ। उसके जहन में चलते ख्यालात उलट पलट हो रहे थे। न जाने कितनी देर वो सड़क किनारे उसे अपनी आगोश में भरे खामोश शल और सुन सा बैठा रहा था। वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वो अपने हाथ और पाँव को बेजान होता महसूस कर रहा था। अब अब्दुर, वो बमुश्किल बोली, और इस बेहिस्सी हरकत बैठे शख्स में जैसे जान उभरी। वो लंबी सांसें भरती उसे देख रही थी। सुल्तान ने गहरी सांस भरी और आसमान की तरफ चेहरा करता जोर से आंखें मीच की। आप ठीक है अब्दुर? सुल्तान ने बेबसी लिए उसे देखा। वो इसकी पेशानी से सर टिका गया। ईशा ने उसके रुखसार पर हाथ रखा। इसके हाथ से निकलता खून किसी हद तक खुश्क हो चुका था। बिजली की तेजी से दौड़ती हुई गाड़ी एकदम इनसे कुछ ही फासले पर आ रुकी। यगीत ने गाड़ी से निकलते उनकी तरफ दौड़ लगा दी। सुल्तान ने एक नज़र उसे देखा और धीरे से आंखें बंद कर गया। तुम लोग ठीक हो? आखिर ये कैसे? यगी ने कुछ ही फासले पर एक आदमी को बेहोश पड़े देखा और इससे एक कदरे फासले पर एक वजूद बेजान पड़ा था। भाभी, आप ठीक है? यगीत ने इनके करीब घुटनों के पर बैठते कहा। ईशा ने इस बात में सर हिलाया। यगीत ने सुल्तान के कंधे पर हाथ रखे उसे होश दिलाई। सुल्तान, तो ठीक है? सुल्तान ने एक नज़र झुककर उसे देखा। वो उसे ही देख रही थी। ठीक हूँ मैं। तुम लोग मेरी गाड़ी लो और घर जाओ। मैं ये सब संभाल लूँगा। अभी निकलो फ़ौरन, इससे पहले मज़ीद यहाँ कोई तमाशा हो जाए। सुल्तान ने अपने हवास दुरुस्त किए और वह खुद को मजबूत करता इसे बाहों में भरी अपनी आगोश में छुपा गया। ईशा ने इसके सीने पर सर रखते धीरे से आंखें मूंदी। इसकी पेशानी से निकलता खून सुल्तान की शर्ट और उसके सीने पर फैल चुका था। इस जख्मी भेड़िए को वो एक दफ़ा फिर जगा चुके थे। वो जितनी कोशिश करता था इन सबको एक तरफ रखकर अपनी ज़िंदगी को पुरसकून होकर गुजारने की, इतनी ही दफ़ा पहले से ज़्यादा बड़ी मुसीबत इसके सर्राब धमकती थी। सुल्तान को अपनी खुशियों की कीमत अदा करनी पड़ती थी, जो कीमत हमेशा उसकी प्यारी बीवी के हिस्से में आती थी। अब्दुल, सुल्तान ने अपनी आगोश में इस नाजुक वजूद को एक नज़र देखा। आप ठीक तो है ना? आपको कोई चोट तो नहीं आई? सुल्तान ने सख्ती से आंखें मीची। मैं ठीक हूँ। इसके सर की पुश्त पर हाथ रखे वो तशक्कुर भरी सांस खारिज कर गया। मुझे सोफे पर लिटाते मेडिकल बॉक्स थामे इसके करीब आ बैठा। सुल्तान ने खुद को कदरे मजबूत किया और वो कॉटन पर स्पिरिट लगा इसके माथे पर एक छोटे से जख्म की तरफ बढ़ा। इस छोटे से जख्म को साफ करते इसके वो मजबूत हाथ धीरे धीरे कांप रहे थे। वो खामोशी से उसे देख रही थी। सुल्तान ने इसके माथे और बाएं हाथ पर ड्रेसिंग करते उसे एक नज़र देखा। दर्द हो रहा है? वह इस बात में सर हिला गई। सुल्तान ने सख्ती से लब भींचे। मैं ठीक हूँ। वो गहरी सांस भरती आंखें मूंद गई। वॉश बेसिन के सामने खड़ा वो अपनी सफ़ेद शर्ट और सीने पर लगे इसके खून को देखता खुद पर जब्त खो रहा था। इसके खून के हर कतरे का हिसाब देना होगा तुम सबको। उसने सख्ती से मुठियां भींची। वो खामोश थी। न जाने कितनी ही देर खामोशी से उसने अपनी आगोश में भरे उसके सर की पुष्ट को सहलाता वो उसे पुरसकून कर रहा था। आई एम सॉरी। इट्स ओके। आपकी गलती नहीं, ये सब मेरी ही गलती है। वो लंबी सांस भर गई। ईशा ने इसके सीने से चेहरा दूर करते उसे देखा। आपको माजरत करने की ज़रूरत नहीं अब्दुल। ये मैं सब अपना चुकी हूँ। यही हमारी ज़िंदगी है अब, तो हमें हर कदम के लिए तैयार रहना चाहिए। आप भी जानते हैं और मैं भी कि हमारी ज़िंदगी अब यही है। सुल्तान ने नफ़ी में सर हिलाया। यह हमारी ज़िंदगी नहीं ईशा। वो मुस्कुराई। आपको ऐसा लगता है? वह आइब्रो उठाए उसे देख रही थी। वो खामोश हुआ। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो सच्ची तो कह रही थी, मगर वो ऐसा नहीं चाहता था। आप और सुल्तान
दोनों को अपना चुकी हूँ मैं, तो अब कुछ भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सुल्तान ने इसका सर अपने सीने पर रखा और वो बस खामोश था, मगर उस खामोशी के पीछे एक गहरा गुस्सा था, एक गज़ब से भरपूर गुस्सा जो उसकी बीवी को तकलीफ़ पहुंचाने वालों के लिए किसी तूफान की तरह था, जो इन्हें खुद में लपेट कर तबाह कर देने वाला था। वो सो चुकी थी। सुल्तान ने एक नज़र उसे देखा। वो उसे दुरुस्त करता एक नज़र घड़ी पर दौड़ाई जो रात के 10 बजा रही थी। सुल्तान ने अपनी मतलूबा अशराफ महफूज करते उसे देखा और वो लब भेजते अपने कदम बढ़ा गया। सुल्तान ने एक नज़र अपने सामने खड़े इस देर उमर शख्स पर दौड़ाई। ध्यान रखें हातिम बे, मैं सुबह तक आ जाऊंगा। बेफिक्र रहो सुल्तान, मैं यहीं हूँ। सुल्तान ने इसके कंधे पर हाथ रखा और वो चल दिया। इनमें से एक आदमी को मारने की बजाय बस कुछ वक्त के लिए बेहोश किया था और अब वो इसकी खातिर तवज्जो के लिए हाजिर हो चुका था। जगीत ने एक नज़र उसे देखा। इसके चेहरे पर वही गज़ब था। किसने भेजा तुझे? सुल्तान ने इसके करीब बैठे तहम्मुल से पूछा। वो आदमी बुरी तरह हाँप रहा था। सुल्तान ने अपनी गर्दन को मरोड़कर एक तरफ किया और वो उसे गिरबान से जकड़कर अपने मुकाबल किया। इन कुत्ते से वफादारी का मतलब जानता है? उस आदमी ने अपने सामने खौफनाक शख्स की सुर्ख आंखें देखते थूक निकला। ऐसी मौत जो जहन्नुम की झलक इस दुनिया में ही फराहम करती है। वह आदमी गहरी सांसें भर रहा था। कल तक का वक्त है तेरे पास, बता किसने भेजा है तुझे, और मोहलत ख़त्म होने से पहले बताना तेरे लिए फ़ायदेमंद होगा। और अगर एक सेकंड भी ताखिर की तो तेरे वजूद से लुत्फ़अंदोज़ होने वाले जानवरों की तादाद अनगिनत होगी। सुल्तान ने एक झटके से उसे खुद से दूर फेंका। मेरे ख्याल से ये इब्राहिम का काम है। यगीत सुल्तान से कदरे फासले पर बैठा था। सुल्तान ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। नहीं, उसने नहीं किया। जानता हूँ मैं उसे अपनी जान प्यारी है, वो ऐसा नहीं करेगा। तो फिर शाया नहीं हो सकता। सुल्तान ने माथे पर उंगली से लकीर खींची। और अगर वो घटिया इंसान इस काम में मुलविस हुआ तो कसम है सुल्तान की बीवी की, इसकी मौत खौफनाक होगी। यगीत खामोशी से उसके चेहरे की तरफ देख रहा था, जहाँ विराजमान गुस्से से अब इस पागल से लड़के को डर लगने लगा था। भाभी कैसी है? ज़्यादा चोट तो नहीं आई इन्हें? सुल्तान ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। वो ठीक है। सुल्तान ने एक नज़र अपने दोनों हाथों पर दौड़ाई। वो इन्हें उलट पलट कर देख रहा था। तो ठीक है। यगीत की आवाज़ पर उसने सुल्तान की गर्दन घुमाकर देखा। मैं बेबस हो चुका हूँ यगी। मैं उसे महफूज नहीं रख पा रहा। मैं जितनी कोशिश करता हूँ उसे प्रोटेक्ट करने की, उसे उतनी ही तकलीफ मिलती है। वो गर्दन झुका गया। तो जानता है सुल्तान, तेरी ज़िंदगी यही है। तू उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल तो कर चुका है, मगर उससे भूल रहा है कि तू आखिर है कौन। और ये सब तो होगा, तो चाहे जितना भी रोक ले, मगर ये हाथ कमज़ोर हो चुके हैं यगी। मैं एक छोटे से ज़ख्म, एक छोटी सी खराश को छू नहीं पाता। ये मजबूत हाथ काम चाहते हैं। सुल्तान ने सख्ती से मुठ्ठियाँ भेजी। मैं समझ नहीं पा रहा आखिर ऐसा क्यों। ये हाथ आज तक कभी नहीं लड़से। इन हाथों ने न जाने कितनी ही जाने बेदर्दी से फना की। खून की होली खेलने वाले ये हाथ इस नन्ही सी खराश को छूने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे किसी ने मेरे हाथ पाँव मजबूती से बांध दिया और मैं हिला भी नहीं पा रहा। वो गर्दन झुका गया। ये गीत ने इसके कंधे पर हाथ रखा और अगले पल अपना हाथ उठाया। मोहब्बत ये बेरहम होती है, मजबूत से मजबूत इंसान को भी बेबस कर देती है, इतना कि हमें खुद को पहचानने भी दुश्वारी होती है। मैं इस पर एक खराश भी बर्दाश्त नहीं कर सकता यगी, बहुत तकलीफ होती है। यगीत के चेहरे पर शरारत सी मुस्कुराहट दौड़ी। तो आखिर तो सुल्तान हार गया, द ग्रेट। सुल्तान ने एक नज़र उसे देखा। हार गया। मैं उसके सामने घुटने टेक चुका। आई सरेंडर माई सेल्फ हर। यगीत की मुस्कुराहट गहरी हुई। इस खतरनाक जंगल में जब हम खुद को महफूज बनाते थे, इन शेरों को सताकर अपने पीछे दौड़ाते थे, और जब वो थक हार कर वापस अपनी कुछार में लौट जाते थे, तो हम बुलंद आवाज़ में कहते थे, सुल्तान और यगीत को दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। सुल्तान ने उसकी बात मुकम्मल होने से कबल कहा। सुल्तान ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। तब क्या हम सोच सकते थे कि कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आएगा जब हम दुनिया भर के दुश्मनों को अपने सामने घुटनों के बल गिराएंगे, और इन दो पागल भेड़ियों को वो पिद्दी सी लड़कियां अपनी नन्ही उंगलियों के इशारे से अपने मुकाबले घुटनों के बल गिरा देंगी, और हम मुस्कुराते हुए खुद को इनके मुकाबले गिरा देंगे, और हम दिल से खुश और मुतमईन होंगे। सुल्तान के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हुई। तब अगर कोई ऐसी बात करता तो हम यकीनन इस पर हंसते। सुल्तान की बात पर दोनों का बेक वक्त कहकहा गूंजा। फजर के वक्त उसकी आंख खुली, मगर वो इसके पास नहीं था। ईशा ने एक नज़र चारों तरफ दौड़ाई। वो कहीं नहीं था। वो बमुश्किल उठी, मगर अपने वजूद में तकलीफ महसूस करती वापस लेट गई। ईशा ने एक नज़र अपने हाथ पर दौड़ाई और खामोशी से करवट बदल ली। अल्लाह जी उसे अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखना।
उसे खुद पर काबू पाने की तौफीक और हिम्मत दे। कमरे के बाहर कदमों की आहट सुनती वो आंखें मूंद गई। वो इसका पागल सा आदमी धीरे से कमरे में दाखिल होता अपना कोट उतार कर एक तरफ रखता फ्रेश होने चल दिया। वो इसकी हर हरकत को बगौर देख रही थी। सुल्तान ने उसके करीब लेटते उसका हाथ थामा और वो बैंडेज शुदा हाथ देखकर वह गहरी सांस भर गया। सुल्तान ने उसे आहिस्ता से अपनी आगोश में भरा और वो नन्ही सी पेशानी पर लब रखता वो पुरसकून हुआ। वो आंखें खोले उसे देख रही थी। सुल्तान ने उसे देखा, वो अपनी मुस्कुराहट दबा गया, मगर वो खामोश थी। वो इसे पूछ नहीं रही थी कि वो कहाँ से आया, वो कहाँ गया था। वो जानती थी वो इससे कुछ फासले पर हुई। सुल्तान ने बगौर उसे देखा। वो नन्हा सा हाथ उसकी तरफ बढ़ा चुकी थी। सुल्तान ने इसका हाथ थामते लबों से लगाया और पेशानी से टकाया। वो मुस्कुराई और तशक्कुर भरी सांस खारिज करती इस मजबूत हिसार में ही कहीं छुप गई। मध्यम सी धूप की एक तेज किरण बालकनी के खुले दरवाजे से सोई हुई शहजादी पर पड़ रही थी। मुसलसल उसे महसूस करती वो सर उठ बैठी। इसके सर और बाजू में दर्द अब काफ़ी हद तक बेहतर हो रहा था। कमरे से निकलकर वो किचन की तरफ आई, जहाँ इसका निकम्मा शौहर बड़ी महारत से अपने हाथ चलाने में मसरूफ था। ये आप क्या कर रहे हैं? आप दोनों हातिम पे कहाँ हैं? वो इसके करीब खड़ी थी। वो किसी ज़रूरी काम से गए हैं, कुछ देर तक आ जाएंगे। और मैं ज़रा डांस कर रहा हूँ, ज़रा देख तो सकती हो तुम? वो मुस्कुराई। आपको डांस तो बड़ी महारत से करना आता है। सुल्तान ने उसे उठाते शहर पर बिठाया। तुम भी सीख जाओगी, आखिर मेरी संगत में हो। वो शरीर सा मुस्कुराई। कैसी तबीयत है? एकदम मस्त। झुका। वो इसकी पेशानी पर बूसा देता मुस्कुराया। वो टेबल पर सब सेट कर रहा था और ईशा इसे बस सब महारत और सफाई से करता देखकर मुस्कुरा रही थी। इस छोटे से गोल टेबल के इर्द गिर्द रखी गद्दियों पर एक दूसरे के हमरा बैठे वो खुश थे। सुल्तान ने नवाला बनाकर उसकी तरफ बढ़ाया। हाँ, अब दूर। मेरे बाएं हाथ पर चोट लगी है, दाएं नहीं। तो मैं खुद खा सकती हूँ, और अगर मैं प्यार से खिलाऊं तो? नहीं खाओगी क्या? वो शरीर से मुस्कुराई। इतने लाड ना उठाएं, बिगड़ जाऊंगी। वो मुस्कुराया। तो मैं खुशी से तुम्हें बिगाड़ना चाहूँगा। वो प्यार से खिला रहा था, मुकाबले वो प्यारी लड़की किसी छोटे से बच्चे की तरह खुश होती इसके हाथ से खाना खाती, शरीर से चेहरा बनाए उसे तक रही थी। सुल्तान ने इसका चेहरा थाम कर नैपकिन से साफ किया। आई गुलहरादी कुछ देर में आ जाएंगे। आप कहीं जा रहे हैं क्या? सुल्तान ने इस बात में सर हिलाया। एक ज़रूरी काम है, शाम तक आ जाऊँगा। वह इस बात में सर हिला गई। हमेशा की तरह ब्लैक कलर की शर्ट पहनते हुए तैयार हो रहा था। सुल्तान ने एक नज़र उसे देखा। वो बेड पर बैठी एक तार में उसे देखने में मसरूफ़ थी। वो ड्रेसिंग मिरर से ब्रश उठाता उसके करीब आ बैठा। सुल्तान ने उसे इशारा किया तो उसकी जानिब पुश्त किए बैठे। वो इसके बाल बना रहा था, बहुत मोहब्बत और नरमी से। सुल्तान ने इसके बाल थाम कर चेहरे के करीब करते एक गहरी सांस भरी और वो खूबसूरत खुशबू अपने पुरसकून कर गई। वो इसके बालों की आड़ी टेढ़ी चोटी बना चुका था। वाह अब्दुल, आप तो चोटी बनाना सीख गए। काफ़ी अच्छी बनाई। उस्ताद जो अच्छी मिली। वो मुस्कुराकर उसके बाल दुरुस्त करती इस प्यारी सी आंखों में फुर्सत से झांक रही थी। हातिम बेग की आवाज़ पर सुल्तान ने गर्दन घुमाई और वो कीज़ और मोबाइल थामता चल दिया। सुनिए, सुल्तान के कदम रुके और वो एड़ियों के बल घूमकर वापस मुड़ा। जी हुक्म करें मेरी गुड़िया। ईशा ने उंगली से इशारा करते उसे करीब आने को कहा। वो चलता हुआ उसके करीब आ रुका। उसने फिर से एक नन्ही सी उंगली घुमाई और उसे मज़ीद करीब आने को कहा। सुल्तान के करीब आकर रुका तो गर्दन झुकाए उसे देख रहा था। ईशा ने धीरे से इसका गिरबान चुकड़ा। मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। सुल्तान ने पलकें तेजी से झपकी। वो करीब हुआ। आज के बाद अगर आप 10 बजे रात के बाद घर से गए तो वो आंखें इस पर जमाए बोला, तो मैं आपकी टांगें तोड़ दूंगी। ईशा ने इसके गिरबान पर गिरफ्त करते मजबूत करते उसे हल्का सा झटका। सुल्तान ने दोनों आईब्रो उठाए इस नन्ही सी लड़की को देखा जो इतनी ठटाई से इस खौफनाक शख्स का गिरबान जकड़े खड़ी थी और ऊपर से उसे धमकी भी दे रही थी। क्या कहा तुमने? फिर से कहना। वो करीब हुआ। मैं अपनी बात दोहराने की आदत नहीं। आप एक दफ़ा में ही समझ जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। ईशा ने इसका गिरबान आज़ाद किया और कदम मुड़ती जा चुकी थी। वो इसे जाता हैरानी से देख रहा था। सुल्तान ने एक नज़र किचन के दरवाजे पर खड़े हातिम पर दौड़ाई। देख रहे हैं आप इसे? सुल्तान ने उसे हैरानी से कहा तो हातिम बे ने मुस्कुराते हुए गर्दन झुका दी। दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है ये लड़की, बचकर रहना पड़ेगा। सुल्तान ने अपनी टाई की नोक हल्की सी ढीली की और हैरान और परेशान सा चेहरा लिए वहाँ से निकला। आइगुल ने आते उसकी खूबसूरत से फ्लैट में हल्ला मचा दिया था। इन दोनों की नोकझोंक और बुलंद आवाज़ सुनती वो हंस रही थी। कैसे पागल लोग मेरे पल्ले आ पड़े, सबके सभी पागल हैं, एक जैसे। वो हंसती धीरे धीरे में सोचती उन्हें देख रही थी।
ईशा ने एक नज़र घड़ी पर दौड़ाई जो शाम के 6 बजा रही थी। वो बेसब्री से हाल के दरवाजे की तरफ बार बार देख रही थी और आइगुल इसकी बेसब्री देखती इसकी टांग खींचने में लुत्फानंदोज हो रही थी। आइगुल और ईशा की फरमाइशों पर हादी का वो तुर्कश डांस शुरू हो चुका था जो झूम रहा था जबकि इसके मोबाइल की घंटी मुसलसल शोर मचा रही थी। ईशा ने एक नज़र उसके बजते मोबाइल की तरफ देखा जिसे यकलक नज़रअंदाज किए वो डांस करने में मसरूफ़ था। हैंडसम डीमन नाम जगमगाते देख ईशा ने सवालिया निगाहों से फिर मोबाइल की स्क्रीन पर देखा। ये हैंडसम डीमन कौन है? उसे नंबर पड़ा। वह सुल्तान का नंबर था। उसने कुछ सोचते हुए कॉल पिक की। हादी का मोबाइल हाल में रखे स्पीकर से कनेक्टेड था जिस पर चलता गाना पूरे हाल में गूंज रहा था। गाना बंद हुआ और कॉल शुरू हुई। अरे कहाँ मर गए कमीने इंसान, कब से कॉल कर रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रहे? आइगुल और हादी एकदम इतनी बुलंद आवाज़ पर ईशा को देखा जो मोबाइल में हाथ में थामे हंस रही थी। हाल में रखे स्पीकर में सुल्तान की मोबाइल से ये गीत की आवाज़ गूंजी सुनाई दे रही थी। जितनी जल्दी हो सके हमारी पर्सनल साइट पर पहुँच, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। हादी ने एकदम से मोबाइल ईशा के हाथ से लेते इसे डिस्कनेक्ट किया। इसे स्पीकर पर ही रहने दे भाई। हादी ने इस बात में सिर हिलाया। सब खैरियत है? क्या हुआ? अरे इस जंगली के होते कभी खैरियत हो सकती है भला? पागल हो चुका है, ना वो कुछ सुन रहा है ना रुक रहा है। या कुछ कर वो उसे मार डालेगा और वो आदमी हमारे लिए एक सुर्ख पत्ता है। मुझे समझ नहीं आ रही ऐसे कैसे रोकूं उसे। ईशा एकदम से अपनी जगह से उठती हादी के करीब आई। ये भाई, क्या वो ठीक है? वो कहाँ है? वो तेज़ तेज़ बोली। ये गीत ने मोबाइल कान से हटाते माथे पर हाथ दे मारा। अब इसी की कमी थी। हादी भाई, मुझे मुझे इसके पास ले जाएं प्लीज़। मैं इसे रोक सकती हूँ, मुझे इसके पास जाना है। वो तेज़ तेज़ बोलती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। आइगुल ने उसे रोका। आइगुल प्लीज़, मैं इसे रोक सकती हूँ, मुझे इसके पास जाना है। हादी ने उसे देखा और वो उसे इस बात में सर हिलाता इसे लिए अपने खुफिया अड्डे पर पहुंचा। हादी और आइगुल समेत ईशा को देखते ही यगीत ने गर्दन पर हाथ रखे रुख मोड़ा। अरे भाभी, आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। वो इसकी बात अनसुनी करती इस तहखाने की तरफ दौड़ी। अरे तेरा दिमाग ख़राब हो चुका क्या? वो पागल हो चुका है और तू उसे यहाँ? हौसला रख, वो उसे संभाल लेगी। वो तीनों इसके पीछे अंदर की तरफ दौड़े। वहाँ से आती इस बेरहम इंसान की बुलंद आवाज़ सुनती वो तेज़ी से अंदर दाखिल हुई। इस सामने का मंजर देखती वो चीख उठी थी। सुल्तान इस आदमी को झगड़े पूरी तरह से कुचलने में लगा था। अब्दुर, वो बुलंद आवाज़ में चिल्लाई और उसकी तरफ लपकी। छोड़ दें इसे। वो इसे कंधों से जकड़े इस आदमी से दूर कर रही थी। अब्दुल प्लीज़, मैंने कहा छोड़ दें इसे, मत करें ऐसा। वो बुलंद आवाज़ में चिल्ला रही थी। इस आदमी पर हावी हुए इस बेरहम इंसान के कान जैसे सिल चुके थे। वो किसी जानवर की तरह इस पर झपट पड़ा था। ईशा ने इसके शर्ट को झटके से खींचा तो इसके हाथ पर लगी चोट में तकलीफ महसूस हुई। वो बुलंद आवाज़ में छड़ाई, जबकि दरवाजे पर खड़े वो तीनों नफूस इन्हें यूँ आपस में झूठते शर्मंदाज में देख रहे थे, मगर कोई भी इनके नज़दीक जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सुल्तान की नज़र एकदम ही उसके हाथ पर पड़ी जहाँ से निकलता खून देखता वो उस आदमी को दूर धकेल गया। छोड़ दें इसे, मत मारें। अब्दुल प्लीज़ होश में आए। वो अपनी तरफ खींचती दौड़कर इसके सीने से जा लगी और वो पागल आदमी बुलंद आवाज़ में धाड़ा। उसकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि ईशा को अपने कानों के पर्दे सुन होते महसूस हुए और अगले ही पर सुल्तान ने इसके गिर्द अपनी गिरफ्त मजबूत की। वह ज़ोर ज़ोर से सांसें भर रहा था। उसके चेहरे पर बराजमान गुस्सा उसकी आंखें दहशतनाक बना रही थी। वो नाजुक सी लड़की रोती उसके गज़बनाक आगोश में छुपी थी। खुद पर काबू रखें प्लीज़, मुझे देखें, मेरी तरफ देखें। अब्दुल। ईशा ने इसका चेहरा थाम कर अपने मुकाबले किया। सुल्तान के सख्त हुए असाब एकदम ही ढीले पड़े और उससे लिए वो ज़मीन पर घुटनों के बल आ गिरा। ईशा ने इसका चेहरा दोनों हाथों में थामे इसके पेशानी पर माथा टिकाया। खुद पर काबू रखे। सुल्तान ने आंखें मूंदते उसके गिर्द हिसार तंग किया और वो उसके कंधे पर सर रख किया। ईशा ने तशक्कुर भरी सांस खारिज की। इसके साथ साथ दरवाजे पर खड़े इन तीनों नफूस ने गहरी सांस खारिज करते इन दो पागलों को देखा और वो बेवक्त हंसती है। तुम इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था पागल लड़के। सुल्तान ने इसका हाथों के प्याले में भरा। मैं हर उस जगह आऊँगी जहाँ आप होंगे। और अब आपकी ज़िम्मेदार तुम होगी। ईशा ने सवालिया निगाहों से उससे देखा ही कि वो पागल शख्स झुककर उसकी उथल पुथल होती सांसें अपनी गिरफ्त में दे चुका था। वो एकदम शल हुई और अगले ही पर इस जानलेवा लम्स पर वो ठह चुकी थी और एक हाथ उसके सर की पुष्ट पर रखे इसकी हवास गुम करने में फुर्सत से मसरूफ़ था। दरवाजे पर खड़े ये तीनों नफूस ने आंखें फाड़े इन्हें देखा। आइगुल ने रुख मोड़ा और तेज तेज चलती वहाँ से गायब हुई। अरे यहाँ मुझे छोड़कर मत जाओ। हादी इसके पीछे भागा, जबकि यकीन ने तेज़ी से पलकें झपकते छत की तरफ देखा और वह छत को बगौर देखता वहाँ से यूँ निकला जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। या अल्लाह खैर, अब यही बस देखना रह गया था। इस जंगली की
न जाने कौन-कौन सी हरकतें मेरी इन पापी आँखों के सामने आनी हैं। वो अपने चेहरे को दोनों हाथों से थपक रहा था। वो खुलकर हँसा और दौड़कर उस तहखाने से बाहर निकला। सुल्तान ने गहरी सांस भरते हुए उसे आज़ाद किया। उसकी आंखों के नीचे वो गोल-गोल रुखसार सुर्ख हुए थे। वो सख्ती से आंखें मींचे उसकी शर्ट को जकड़े बैठी थी। सुल्तान ने उसे अपने हिस्से में छुपाया। तो वो पागल लड़की अपनी बेतरतीब होती धड़कनें संभालने की नाकाम कोशिश करती शरीर से मुस्कुराई। इस पागल दिल की उथल-पुथल होती धड़कनें सुनती वो हया से सिमट रही थी। वो इसलिए ज़मीन पर बैठा तशक्कुर भरी सांसें खारिज कर गया। आप बहुत बुरे हैं, वो मुस्कुराया। ये सब तुम्हारी गलती है। हर बार मेरी गलती कैसे होती बरी? अरे, अब तुम मुझे मजबूर करोगे तो फिर अंजाम भी भुगतोगी ही ना। आप बहुत बुरे हैं। वो उसके कंधे पर मुक्का जड़ गई। आखिर कब तुम मेरी बात मानना शुरू करेगी? जब आप जानवर से इंसान बन जाएंगे तब। मतलब कभी नहीं। वो हंसी। मेरा पागल जानवर। सुल्तान का कहकहा बुलंद हुआ। वो इसे अपने कंधों पर उठाए बाहर निकला। वो तीनों गाड़ी के साथ लगे इन्हें देखते एकदम सीधे हुए। वो इन्हें एक नज़र देखता उसे लिए सड़क पर पैदल चढ़ पड़ा। देखो, ऐसे होते हैं पागल लोग। वो कहते हैं ना जैसे को तैसा। इनका भी वही हाल है। हमारे जंगली को इस जैसी ही बीवी मिली। यगीत की बात पर इनका बेवक्त कहकहा गूंजा। अपनी पसंदीदा जगह सफ़ेद झूले पर चलिए वो धीरे धीरे झूल रहा था। अब्दुल, अगर मैं आपको ना रोकती तो क्या आप उस आदमी को मार देते? सुल्तान ने उसके कंधे पर सर रखा। नहीं जानता। आप इस कदर बेकाबू क्यों आ जाते हैं आखिर? नहीं जानता। वो उसे बगौर देख रहा था। आपको डर नहीं लगता? डर? किस बात से? यूं किसी की जान लेने से? सुल्तान ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। क्यों? नहीं जानता। मैं ऐसा ही हूँ। नहीं, आप ऐसे नहीं, आप ऐसे बनाए गए। इस दिल में एहसास बसता है और किसी कदर रहम भी। मगर आप उससे। सुल्तान ने इसके लबों पर उंगली रखी। वो खामोश हुई। तुम्हारे अलावा ये दिल इस पूरी दुनिया के लिए बेरहम है और बस इससे आगे और कुछ नहीं। वो खामोशी से उसकी गोद में सर रखे लेट चुका था और अपनी स्थिति और पागल आदमी को देख रही थी और वो खुद भी ढेरों हिम्मत बांध रही थी। नमाज पढ़ा करें अब्दुल। इससे क्या होगा? इससे आपको आपकी हर उलझन हर सवाल का जवाब मिलेगा। आपको सुकून मिलेगा। तुम सुकून हो मेरा। तुम मेरे पास हो तो मुझे कहीं और से इसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं। वो आप भर गई। अगर मैं ना रही तो तुम मुझसे दूर चली जाओगी? कभी नहीं। मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी अब्दुल। मुस्तकबिल में जो भी होगा, चाहे जितना भी तकलीफ दे, मैं इस पर आपसे लड़ूंगी, झगड़ूंगी भी, मगर आपके साथ रहकर, दूर जाकर नहीं। तो बस फिर तो मेरे पास रहो और मैं सुकून में हूँ। यहाँ बात तमाम होती है। वो फीका सा मुस्कुराई। आखिर कब तक भागेगी इन सब से? वो हर जगह है। आप इसे भाग नहीं सकते। आप एक कदम उसकी तरफ बढ़ाकर तो देखें। वो तो चाहते हैं कि इसका बंदा एक बार उसे पुकारे और वो अपनी रहमत से नवाज दे। वो इसकी परेशानी और तकलीफ़ें दूर कर दे। आप एक दफ़ा वो किताब पढ़कर तो देखें। क्या मिलेगा इसे पढ़कर? आपके हर सवाल का जवाब। आप कभी सूरह रहमान पढ़कर देखें। आप जानेंगे कि इस मेहरबान ज़ात के हम पर कितने एहसानात हैं। वो हम शुमार भी नहीं कर सकते। आप कभी सूरह कहफ पढ़कर देखें। आप जानेंगे कि रब जब किसी को थामना चाहे तो इनके लिए सदियाँ फरामोश कर देता है। वक्त कैद कर लेता है। सदियों को पलों में गुजार देता है। इस किताब में ये दुनिया और वो दुनिया और इसका हर राज कलमबंद है। सुल्तान ने इसकी गोद में चेहरा छुपाया और वो खामोश हुआ। मैं ये सब नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं अब्दुल, बस करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। मैं सोना चाहता हूँ ईशा। मुझे सुकून चाहिए तुमसे। क्या हम इस बारे में फिर कभी बात कर सकते हैं? वो मुस्कुराई। वो भाग रहा था। मगर आखिर कब तक? मैं इंतज़ार करूँगी। वो इसके बालों में उंगलियों चलाती गहरी सोच में डूब चुकी थी। उसे अफसोस था। आखिर वो उसे पहले क्यों नहीं मिली थी? काश कि मैं उसे कुछ वक्त पहले मिली होती तो वो आज एक मुकम्मल इंसान होता। वो मजबूत शख्स कुछ ही देर में नींद की वादियों की खूबसूरत वादियों में खो चुका था, जबकि वो इसे अपनी गोद में यूं बेखबर सोते देखकर इसके चेहरे के नकूच को उंगलियों से छू रही थी। वो प्यारी आंखें जिनमें इस लड़की की जान बसती थी। ईशा ने धीरे से अपनी उंगली उसकी आंखों पर रखी और वह इसकी बीड़ को नामालूम तरीके से छूती उसे बगौर देख रही थी। वह इसका हर नक्श अपनी खूबसूरत आंखों में कैद कर रही थी। मैं आपको बचा लूंगी अब्दुल। आपकी ईशा आपको कुछ नहीं होने देगी। मैं अपने रब से एक बेहतरीन सा सौदा करूंगी और मैं जानती हूँ कि मुझे इस सौदे में कभी खुसारा नहीं होगा। मैं आपको कभी भी दुनिया की रंगीनी और यहाँ की आसानियों में गुम नहीं होने दूंगी। मैं आपको बचा लूंगी, चाहे इसकी कीमत मेरी जान ही क्यों ना हो। मैं अपनी जान सदक़े के तौर पर आप पर से वार दूंगी मेरे अब्दुल, और वह सदका अब आप पर से सब बलाएं, सब मुश्किलात और गुमराही की खींच कर दूर कर देगा। और फिर आप देखेंगे इस रास्ते को जिस पर चलते आप डरते हैं, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। ईशा ने झुककर उसके चेहरे पर धीरे से पेशानी पर लब रखे
और आंखें मूंदते खूबसूरत आंखों से आंसू निकलकर इसकी पेशानी पर बूसा दे चुके थे।